Welcome back again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Singh Brar, UGC NET qualified from district Hanumangarh of Rajasthan state. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा माई रिलेशंस रिटन बाय चार्ल्स लैम। आज की इस वीडियो के साथ में मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो न्यू सिलेबस है जिसका एग्ज़ाम 2026 के अंदर होगा उसका प्रोज सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला ऐसे रहेगा चार्ल्स लैम का माई रिलेशंस। इससे पहले मैं आपके पोइट्री सेक्शन को कंप्लीट कर चुका हूँ। 15 की 15 पोइमें मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर आप इस बाकी पोइट्री को स्टडी कर सकते हो। आज की हमारी वीडियो के साथ में मैं एक और प्लेलिस्ट साथ में ऐड कर दूंगा जिसमें हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एसेस या फिर प्रोज सेक्शन रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो टीजीटी पीजीटी का, ईएमआरएस का, केवीएस का, नवोदय का, यूजीसी नेट का, डीएसएसबी का, जहाँ पर भी आपकी रोमांटिक एज आती है और रोमांटिक एज के अंदर आपका प्रोज सेक्शन आता है तो आपको चार्ल्स लैम को स्टडी करना पड़ता है। चार्ल्स लैम का ये जो ऐसे है बिल्कुल शॉर्ट के अंदर नहीं रहेगा बल्कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन, की फैक्ट, हर एक बात मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। इसलिए हो सकता है कि वीडियो लेंथी बने क्योंकि हमें हर एक पॉइंट को टच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो माई रिलेशंस चार्ल्स लैम। इस ऐसे की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर इसका कोई ज़्यादा मैटर देखने को नहीं मिलता। एक और ऐसे है चार्ल्स लैम का पुअर रिलेशंस, वो एक अलग ऐसे है, आप उसको स्टडी मत कर लेना क्योंकि हमारा जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर है वो माई रिलेशंस है, ये एक अलग ऐसे है और पुअर रिलेशंस एक अलग ऐसे है। तो इस ऐसे को मैंने डीपली स्टडी किया, लाइन टू लाइन स्टडी किया, फिर जाकर मैंने इस पीडीएफ को रेडी किया। हर वर्क की तरह, हर वीडियो की तरह ये वीडियो लेंथ इसलिए होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस पीडीएफ के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इस ऐसे की बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल, ऑथर, रिटन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, टोन क्या है, थीम क्या है, अबाउट द ऑथर शॉर्ट के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं, रियल करेक्टर कौन कौन से हैं और हिस्टोरिकल, लिटरेरी या फिर रिलीजियस नेम के कौन कौन से एल्यूजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनकी बात की जाएगी। ऑल प्लेस, जितनी भी जगहों का जिक्र इस ऐसे के अंदर किया गया उनकी बात करूँगा। फिर हमारी लाइन बाय लाइन टेक्स्ट रहेगा, साथ में आपको हिंदी वर्ड मीनिंग देखने को मिल जाएंगे ताकि आप खुद स्टडी करते हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इस प्रकार थोड़ा सा ये ऐसे है भी लेंथी, इसलिए टोटल 32 पेजेस की तो ये पीडीएफ रेडी हुई है। थोड़ा टाइम भी लग गया इस पीडीएफ को रेडी करने के लिए। तो चलिए हम इस ऐसे की शुरुआत करते हैं। अब रही बात कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल लिटरेचर वर्ल्ड बाय बराड़, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ के कॉस्ट जो भी मटेरियल मेरे पास आता है लिटरेचर से रिलेटेड या फिर जीके के रिलेटेड वो मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। कल ही मैंने जब इस ऐसे को डीपली मैं लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहा था, वहाँ पर मैंने ये लाइन एक ऐड की थी कि नेचर हैथ हर यूनिटीज़ विच नॉट एवरी क्रिटिक कैन पेनिट्रेट और इफ़ वी फील वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैम। कहने का मतलब कि चार्ल्स लैम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी है। कभी कभी वह ऐसे इंसान बनाती है जिसके अंदर दो बिल्कुल उल्टे गुण होते हैं, अपोजिट, और आम लोग या आलोचक उस जटिलता को समझ नहीं पाते। फिर वे कहते हैं कि अगर हम इसे महसूस भी कर लें तो भी उसे समझना आसान नहीं है। और रियल लाइफ के अंदर हम कुछ ऐसे करैक्टर देखते हैं जिनके अंदर दोनों प्रकार की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब वो बात को, कुछ बातें कहते भी हैं और उनको करते भी नहीं हैं, या फिर ये कह लो वो कहते भी हैं बट करते भी नहीं हैं। तो ऐसे करैक्टर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा ही करैक्टर था चार्ल्स लैम का, रियल ब्रदर उनका, जिनका नाम था जेम्स लैम, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो ये मैं जो भी मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट निकल के आता है वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो।
इसी के साथ अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही है स्क्रीन पर, हरप्रीत बराड़ दीप, इसको जाके आप सर्च कर सकते हो। और फेसबुक आईडी मेरी बराड़ दीप लिरिक्स नाम से है, यहाँ पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब ज़्यादा पर्सनल बातें ना करते हुए टू द पॉइंट हम हमारे इस ऐसे की बात करते हैं। जितना हो सका मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं होने की कोशिश करूँगा, बट वैसे वीडियो लेंथ इस प्रकार होने वाली है क्योंकि जैसे आपको बताया कि 32 पेजेस की पीडीएफ है। अगर आपको हर एक बात तो बिल्कुल डिटेल के अंदर स्टडी करनी है तो टाइम तो लगेगा। तो भाई अगर आपको जस्ट ओनली समरी सुननी है, इतना लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन की बात है, कोई बात नहीं, पेपर में कम आ जाएंगे, उसका क्या है। खैर, उन लोगों के लिए जिनको डिटेल के अंदर स्टडी करना होता है, तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई रिलेशंस रिटन बाय चार्ल्स लैम। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर इस ऐसे का टाइटल माई रिलेशंस यानी कि मेरे रिश्ते नाते। ऑथर इसके चार्ल्स लैम्ब है, जो कि पेन नेम इलिया के नाम से एसेज लिखते थे, इसलिए इनका एसेज का कलेक्शन आया था एसेज ऑफ इलिया 1823 के अंदर। उसी कलेक्शन के अंदर इस ऐसे को पब्लिश करवाया गया था। लिखने की बात आए तो इस आर्टिकल को, इस ऐसे को अप्रॉक्सीमेटली 1820 के टाइम पे लिखा गया था, 1820-1821 के टाइम के बीच में। टाइप ऑफ ऐसे, ये पर्सनल ऐसे है, ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि इसके अंदर चार्ल्स लैम अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं। उनके जो खुद की सिस्टर थी, खुद का भाई था, खुद की उनकी एक आंटी थी, उनके बारे में बताया है, तो ये पर्सनल ऐसे है, ऑटोबायोग्राफिकल है। वैसे तो क्या है ना कि चार्ल्स लैम्ब को मैंने जितना स्टडी किया है, मैंने एक बात इनके बारे में ये पाई है कि अगर आप इनकी बायोग्राफी थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हो ना, तो इनके एसेज को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ये करेक्टर जो यूज़ करते हैं इनके रियल लाइफ के करेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसे है वो दूसरा पॉइंट है, ह्यूमरियस है, यानी कि आपको पढ़ पढ़ के हंसी आएगी। खास तौर से आपको हंसी तब आएगी जब आप इसके अंदर इनके कज़न ब्रदर का करेक्टर देखोगे, लैम्ब का, जेम्स का। रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव यानी कि जब आप किसी पुरानी चीज़ों को याद करते हो। तीसरा, ये एक करेक्टर स्केच टाइप है, करेक्टर स्केच स्टाइल, क्योंकि इसके अंदर हर एक करेक्टर का स्केच किया गया है। आंटी के बारे में बताया जाएगा, फिर ये अपने भाई के बारे में बताएगा, और लास्ट के बारे में अपनी थोड़ा सा सिस्टर के बारे में हिंट देगा। ये 3 करेक्टर इसके अंदर मेन रहेंगे। स्ट्रक्चर की बात की जाए, इस ऐसे को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। पहला जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट रहेगा, जिसके अंदर ये बात करते हैं अपनी आंटी की, जो कि एक धार्मिक लविंग वूमेन है, काफ़ी प्यारी और धार्मिक औरत। दूसरा करेक्टर इनके अंदर, दूसरा पार्ट आप कह सकते हो, हिज कज़न जेम्स एंड ब्रिगेट इलिया, यानी कि इनके 2 कज़न थे, एक बहन एक भाई, जेम्स और ब्रिगेट, इनके बारे में है। स्पेशली लॉन्ग पोर्ट्रेट ऑफ जेम्स, ज़्यादा जानकारी आपको इस ऐसे के अंदर इनके भाई के बारे में मिलेगी। एंडिंग विद प्लान फॉर नेक्स्ट ऐसे, और इस ऐसे की जो एंडिंग होती है वो अगले ऐसे के प्लानिंग के बारे में होती है। यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब कहेंगे कि हम इस ऐसे को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, अपना सिस्टर के बारे में बताएंगे, ब्रिगेट इलिया के बारे में, और फिर वो ये बात कहेंगे कि हम ब्रिगेट इलिया की बात नेक्स्ट ऐसे के अंदर करेंगे। और इनका जो नेक्स्ट ऐसे है इस ऐसे के बाद में, वो है मैक्री एंड इन हार्टफोर्डशायर, ये जगह है इंग्लैंड के अंदर, उसके बारे में। यह एक लूजली वुमेन ऐसे है, छोटे छोटे पोर्ट्रेट्स और ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन से बना हुआ है। छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाएगी, उसको देख कर आपको हंसी भी आएगी। टोन की बात की जाए तो टोन इसकी वार्म यानी कि स्नेहपूर्ण, ह्यूमरस हास्यपूर्ण, इफेक्शनेट यानी कि रिश्तों के प्रति प्रेम, लाइट स्टायर, थोड़ा सा हल्का सा व्यंग भी यहाँ पर किया हुआ है। थीम की बात करें तो इस ऐसे के अंदर फैमिली रिलेशनशिप्स, ह्यूमन नेचर, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी यानी कि जो सनक होती है, लव बीनीथ इम्परफेक्शंस, मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, जब आप किसी चीज़ को याद करते हो, परिवार के मेंबरों को, चेंज द म्यूटेबिलिटी, इफेक्शन हिडन बिहाइंड जेंटल ह्यूमर, कि इसके अंदर जो हंसी है ना, उसके पीछे एक जो अपने चाचा ताए के लड़के लड़कियों के साथ में, अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ में जो आपसी मोह प्यार होता है, स्नेह होता है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। अबाउट द ऑथर,
वैसे मैंने आपको बताया कि आप चार्ल्स लैम्ब की पहले एक बायोग्राफी स्टडी कर लो, कोई वीडियो देख लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, जितना हो सका मैं आपको शॉर्ट के अंदर यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट है चार्ल्स लैम्ब के बारे में कि इनका बर्थ 10 फरवरी 1775 के अंदर हुआ। ये थोड़ा हिंट याद रख लो, इनका डेट ऑफ बर्थ क्यों, क्योंकि देखो 75 के अंदर इनका बर्थ हो रहा है और ये ऐसे लिखा गया तब 1820 का टाइम था। तो लगभग चार्ल्स लैम्ब की एज तब तक 35 से 40 साल के बीच में थी और इनकी डेथ हुई थी 27 दिसंबर 1834 के अंदर। वॉज एन इंग्लिश एसेस्ट पोइट एंड एंटिक्वेरियन, वेस्ट नॉन फॉर हिज एसेज ऑफ इलिया। ज़्यादा इनको जाना जाता है इनके एसेज ऑफ इलिया के लिए। और इनकी चिल्ड्रन बुक आई थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ में मिलकर लिखी थी। मैरी लैम्ब इनकी सिस्टर थी, जो कि बाद में पागल भी हो गई थी और इतना पागलपन हुआ था कि इन्होंने अपनी मदर को ही घर में जो रसोई के अंदर आम जो नाइफ हम यूज़ करते हैं, चाकू, उसके साथ अपनी माँ को ही मार दिया था। तो चार्ल्स लैम्ब ने काफ़ी पैसे भी लगाए थे इनको बचाने के लिए, इनको मतलब हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह, पागल वाले हॉस्पिटल में भर्ती करने नहीं दिया था। तो इनकी सिस्टर थी मैरी लैम्ब। अब मैरी लैम्ब का यहाँ पर जिक्र हमारे ऐसे के अंदर एक और नाम से है, ब्रिगेट इलिया के नाम से। फ्रेंड इनके कौन कौन से, चार्ल्स लैम्ब ज़्यादा खास फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज के, रॉबर्ट साउदे के, विलियम वर्ड्सवर्थ, डॉरथी वर्ड्सवर्थ और विलियम हैजलिट के। लैम्ब वॉज एट सेंटर ऑफ मेजर लिटरेरी सर्कल इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो मेन जो लिटरेरी सर्कल के अंदर इनका नाम आता है। ही हैज़ बीन रेफर्ड टू बाय ईवी लूकस। ईवी लूकस कौन थे, जिन्होंने चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी लिखी है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक बायोग्राफी है वो ईवी लूकस ने लिखी हुई है। तो ये ईवी लूकस इनकी बायोग्राफी में लिखते हैं द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर किसे बोला जाता है और ये किसने बोला है और किसके लिए बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इनके टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 के अंदर आया। एसेज ऑफ इलिया, जिसके अंदर हमारा वर्क ये पब्लिश हुआ था 1823 के अंदर, और इसके बाद में द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 के अंदर आए। ये शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट चार्ल्स लैम्ब। तीसरा पॉइंट हमारा है ऑल करेक्टर्स इन द ऐसे। अब जितने यहाँ पर करेक्टर हैं भाई मैं इनकी डिटेल के अंदर बात नहीं करने वाला, रीज़न क्योंकि इनकी बात तो आपको जब मैं ऐसे को टीच करवाऊंगा लाइन बाय लाइन वहाँ पर आ जाएगी। आपको मैं शो कर देता हूँ, जब ये पीडीएफ आपके पास होगी तो आप इनको लिख सकते हो। जैसे चार्ल्स लैम्ब है, उनकी आंटी की बात की गई है। जेम्स इलिया इनके चाचा का लड़का कज़न था जो कि एक्सेंट्रिक है, उनकी बात की गई है। ये करेक्टर तो जब हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे तब अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट समरी तो देख नहीं रहे। तब तो ये होता है कि हम आपको बताएं। खैर, ये जो ब्रिजेट इलिया एलिजाबेथ इनकी एक बहन थी, रियल सिस्टर थी चार्ल्स लैम्ब की, जिनकी बचपन के अंदर ही डेथ हो गई थी। तो ये तो पर्सनल करेक्टर है इनके अंदर। फिर इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल और लिटरेरी रिलीजियस नेम्स इसके अंदर आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही आपके एमसीक्यूज हैं। पूछा जा सकता है कि सर थॉमस ब्राउन कौन है, थॉमस किम्सन कौन है, स्टेम्पोन कौन है, डोमिनिचिनो कौन है, राफेल है ना, कॉरेसी, लुका। मतलब ये सारे के सारे करेक्टर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी इनको देख सकते हो, ये सारे के सारे। फिर इसके बाद में ऑल प्लेसेस मेंशन, इस ऐसे के अंदर बहुत सारी जगहों का नाम आया है, उनको मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया। अभी मैं इनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तो फिर अपना ऐसे और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी जगहों की बात, सभी करेक्टर की बात जब लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे तब आ ही जाएगी। बट मैंने एक आपको की फैक्ट करने के लिए अलग से दे दिया। ये सारे के सारे एक प्रकार के एमसीक्यूज हैं, आप इनको देख सकते हो। अब हमारा यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट विद हिंदी मीनिंग इन ब्रैकेट के साथ में शुरू होता है। तो चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं, आई एम अराइव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ एट विच ए मैन मे अकाउंट इट ए ब्लेसिंग एज इट इज़ ए सिंगुलैरिटी। चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं कि आई एम अराइव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, कि मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पर, उस मकाम पर पहुंच चुका हूँ। एट विच ए मैन अकाउंट इट ब्लेसिंग, कि यहाँ पर या तो आपके लिए ये ब्लेसिंग हो सकती है या फिर एक अनोखी बात हो सकती है। कौन सी अनोखी बात हो सकती है? इफ़, यदि
ही हैव आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स सर्वाइविंग, कि अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, यानी कि चार्ल्स लैम्ब थोड़े से यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि आप उस उम्र के उस पड़ाव तक पहुँच चुके हो। यहाँ पर आपके लिए ये बात एक या तो ब्लेसिंग हो सकती है कि आपके माता पिता जिंदा हो, या फिर ये एक सिंगुलैरिटी हो सकती है, रेयर बात हो सकती है कि आप 35 40 50 साल के हो और आपके माता पिता जिंदा हैं, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के माता पिता उस टाइम तक जिंदा नहीं थे, तो वो याद कर रहे हैं। आई हैव नोट डैट फेलिसिटी, मुझे मेरे पास ये सौभाग्य नहीं है, यानी कि इनके पास माता पिता नहीं है, उनके माता पिता की डेथ हो चुकी है। एंड सम टाइम थिंक फीलिंगली, और कभी कभी मैं फीलिंग के साथ में सोचता हूँ, ऑफ ए पैसेज इन ब्राउन्स क्रिश्चियन मॉरल, सर थॉमस ब्राउन की किताब थी क्रिश्चियंस मॉरल, उसके अंदर लिखी हुई कुछ लाइनों को चार्ल्स लैम्ब याद करते हैं फीलिंग के साथ में। उन लाइनों के अंदर थॉमस क्या लिखते हैं, वेयर ही स्पीक्स ऑफ ए मैन डैट हैथ लिव्ड 60 और 70 ईयर्स इन द वर्ल्ड इन सच ए कंपास ऑफ टाइम, ही सेज, थॉमस, जो सर थॉमस ब्राउन की किताब है क्रिश्चियंस मोरल, उनके अंदर सर थॉमस ने ये लिखा है कि वहाँ पर वो उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिनकी उम्र 60 या फिर 70 से ज़्यादा है, कि अगर कोई व्यक्ति 60 या 70 साल का हो चुका है, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है, एक अच्छा खासी अवधि है, सीमा है किसी व्यक्ति के लिए, उस टाइम पर ए मैन मे हैव ए क्लोज एप्रीहेंशन, यानी कि अनुभूति और समझ, व्हाट इज़ टू बी फॉरगेटन, कि उस एज में जाकर किसी व्यक्ति को ये अच्छे से पता चल जाता है कि भुला दिया जाना क्या होता है। When he had lived to find none who could remember his father, or scarcely the friends of his youth, and may sensibly see with what a face in no long time oblivious will look upon himself। अब इन लाइनों का मतलब आपको समझ में ना भी आए, कहने का मतलब ये है कि थॉमस ब्राउन ये लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 60 से 70 साल का हो चुका है और उस उम्र में आके बंदे को अच्छे से ये समझ पता चल जाती है कि भुला दिया जाना क्या होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 60 से 70 साल का हो जाता है तो उस टाइम पर ना तो कोई ऐसा उसका कोई फ्रेंड जिंदा होता है जो उसके बचपन के बारे में जानता हो, और ना ही उसके माता पिता जिंदा होते हैं, तो बंदा जो अकेला अकेला महसूस करता है, वो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं कि मैं उन लाइनों को पढ़ता हूँ आज, क्योंकि ना तो इनके माता पिता जिंदा हैं, ना ही इनके कोई फ्रेंड जिंदा हैं, अकेले हैं ये, तो लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। और इजी में कहें तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, चार्ल्स लैम्ब सेज, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं, ही हैज़ रीच्ड दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर इट इज़ रेयर, रेयर जैसे यहाँ पर सिंगुलैरिटी के रूप में दिखाया है, एंड ए ब्लेसिंग इफ़ ए पर्सन स्टिल हैज़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स अलाइव, कि ज़िंदगी के उस पड़ाव पर मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर अगर किसी का कोई पेरेंट्स जिंदा है तो वो पेरेंट्स में से कोई एक जिंदा होना, चाहे वो माता या पिता, ये एक काफ़ी ब्लेसिंग हो सकती है या फिर एक रेयर बात हो सकती है किसी पर्सन के लिए। ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव दैट हैप्पीनेस एनी मोर, चार्ल्स लैम्ब के पास ये हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि उनके माता पिता जिंदा नहीं हैं। समटाइम ही रिमेंबर ए पैसेज फ्रॉम ब्राउन्स क्रिश्चियंस मोरल, तो वो कभी कभी ब्राउन की लिखी हुई बुक क्रिश्चियंस मोरल्स में से कुछ लाइनें याद करते हैं। अब ये आप याद रखना कि पहले पहले किसी और ऑथर का नाम आया है, थॉमस ब्राउन का, और उनकी बुक कौन सी है, क्रिश्चियन मोरल। तो वहाँ पर क्रिश्चियन ब्राउन लिखते हैं, इट सेज डैट व्हेन ए मैन लिव्स फॉर 60 और 70 ईयर्स, अगर कोई आदमी 60 और 70 साल का हो जाता है, ही बिगन्स टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन टू बी फॉरगेटन, तो उस एज में आके वो इंसान अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है कि भुला दिया जाना क्या होता है। एट द एज देयर मे बी नो वन लेफ्ट हु रिमेंबर हिज फादर और इवन हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कि उस टाइम पर कोई व्यक्ति ऐसा उसका जानकार जिंदा नहीं होता जो उसके दोस्तों के बारे में या फिर उसके माता पिता के बारे में जानता हो, यानी कि वो अकेला रह जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे दुनिया से भुला दिया गया है। ही स्टार्ट्स टू रियलाइज दैट सून इवन ही विल बी फॉरगेटन बाय द वर्ड,
और फिर चार्ल्स लैम्ब अपने आप को भी रियलाइज़ करते हैं कि इसी प्रकार एक दिन ये दुनिया उन्हें भी बुला देगी। यहाँ पे वर्ड आया था ओब्लिवियन, भूल जाना, विल सून कवर हिम टू, कि ओब्लिवियन जो है वो उन्हें भी कवर कर लेगा। फिर आगे चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं, आई हैड एन आंट ए डियर एंड गुड वन, कि मेरी एक आंटी थी जो बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही अच्छी थी। शी वॉज वन होम सिंगल ब्लेसडेसनेस, यानी कि अविवाहित जीवन। यहाँ पे जो वर्ड आया है ब्लेसडेसनेस, ये होता है कि अविवाहित जीवन। कि शी वॉज, वो थी, वन, अकेली, हु सिंगल, जिन्हें एक चीज़, सिंगल ब्लेसडेसनेस हैड सॉड, सॉड यानी कि कड़वा कर देना, सॉड टू द वर्ड, यानी दुनिया के लिए कड़वा बन जाना। कि वो जो आंटी थी वो अविवाहित थी और इसी एक चीज़ ने उसे बाकी दुनिया के साथ में कड़वा बना दिया। यानी कि हो सकता है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की बातें करती हो, लोगों से चिड़चिड़ापन उसका रहा होगा क्योंकि वो अविवाहित थी। शी ऑफन, अब बता दूं थोड़ा सा आपको कि भाई रियलिटी के अंदर चार्ल्स लैम्ब के जब माता पिता की डेथ हो गई तो ये अपनी नानी के घर पर रहे थे। इनकी नानी भी एक ऐसे घर के अंदर रहती थी, हालांकि हर घर बहुत सारा बड़ा था, बट वो किसी और व्यक्ति का था, तो वहाँ पर जो मेन व्यक्ति था उसकी डेथ हो गई थी, तो इनकी नानी ही उस घर को संभालती थी। चार्ल्स लैम्ब वहीं पर अपना बचपना बिता कर आए थे। ये इनके एक और ऐसे थे वहाँ पर देखने को मिलता है। शी ऑफन यूज टू से, वो हमेशा कहा करती थी, डैट आई वॉज द ओनली थिंग इन विच शी लव्ड, कि मैं वो चीज़ हूँ जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कहने का मतलब कि इनकी आंटी चार्ल्स लैम्ब को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड वेन शी थॉट, जब वो सोचती थी, विचार करती थी, आई वॉज क्विटिंग इट, क्विटिंग इट यानी कि दुनिया छोड़ने वाला, यानी कि जब वो ये विचार करती कि मैं मरने वाला हूँ, शी ग्रीव्ड ओवर मी विद मदर्स टीयर, तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, ऐसे रोती थी जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए रोती है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई इनकी आंटी का चार्ल्स लैम्ब के साथ में बहुत ही गहरा प्यार था, एक माँ जैसा प्यार। ए पार्शियलिटी क्वाइट सो एक्सक्लूसिव माई रीज़न कैनॉट ऑल टुगेदर अप्रूव, कि इस प्रकार का एक तरफा झुकाव किसी की तरफ, कि आंटी जो मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि मेरी नज़र के अंदर ये, मैं इस प्रकार की पार्शियलिटी को अप्रूव नहीं करता। कहने का मतलब कि किसी को किसी से इतना ज़्यादा लगाव तो नहीं होना चाहिए। शी वॉज फ्रॉम मॉर्निंग टिल, आंटी जो थी शी वॉज, वो फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर टिल नाइट, रात तक, पोरिंग ओवर, पोरिंग ओवर यानी कि ध्यान से पढ़ती रहती थी, गुड बुक्स, अच्छी अच्छी किताबें, एंड डिवोशनल एक्सरसाइजेस, और धार्मिक एक्सरसाइज वो करती रहती थी। यानी कि वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी, तो वो रिलीजियस लेडी थी। अब आगे बताएगा कि उनकी कौन कौन सी किताबें थी, वो कौन कौन सी किताबें पढ़ती थी। आपको उन किताबों के नाम याद रखने हैं। हर फेवरेट वॉल्यूम वर थॉमस कैम्पिन्स, तो थॉमस का कैम्पिन्सन, इन स्टैम्पॉन्स ट्रांसलेशंस, एंड ए रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक, ये तीन किताबें उनकी फेवरेट थी। आप इनको नोट कर रहे हो तो इनको नोट कर लो कि ये किताबें कौन कौन सी हैं। हालांकि जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था वहाँ पर ये किताबों के नाम लिखे हुए हैं, इन करेक्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। विद द मार्टिन्स, मार्टिन्स होता है सुबह की प्रेयर, प्रार्थनाएं, एंड कॉम्प्लेंस यानी कि रात की प्रार्थनाएं, रेगुलरली सेट डाउन, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी प्रार्थनाएं करती रहती थी। टर्म्स विच आई वॉज एट दैट टाइम टू यंग टू अंडरस्टैंड, कि जो वो प्रार्थनाएं करती थी, जो टर्म्स वो यूज़ करती थी, उन टर्म्स को समझने के लिए तब मैं बहुत ही छोटा था। ही परसिस्टेड इन रीडिंग दैम, वो उनको पढ़ने के लिए मुझे कहती थी, परसिस्ट करना, मजबूर करना कि भाई तुम इसे पढ़ो। ऑल दो एडमोनिस्ड, एडमोनिस्ड यानी कि चेतावनी देना, डेली कंसर्निंग देयर पैथिकल टेंडेंसी, यानी कि कैथिकल जो विचार वो पढ़ती थी तो उनको देखकर वो उनको पढ़ने के लिए कहती थी, चेतावनियाँ देती थी, भाई धार्मिक किताबें पढ़ो, ऐसे करो। एंड वेंट टू चर्च एवरी सब बात, और वो हर रविवार चर्च जाती थी। आंटी चर्च कब जाती थी, याद रखना कि रविवार को, एवरी संडे। एज ए गुड
प्रोस्टेंट शुड डू, जैसे कि एक अच्छा प्रोस्टेंट जाता है। इंग्लैंड के अंदर आप पढ़ते हो क्रिश्चियनिटी के अंदर दो धर्म चलते हैं, दो प्रकार की धाराएं चलती हैं, विचारधाराएं। एक आपकी कैथोलिक और दूसरी प्रोस्टेंट। आप इनको देख सकते हो कि ये क्या थे विचार थे। तो आंटी जो थी दोनों ही विचारों को फॉलो करती थी, ना उधर के ना उधर की, क्योंकि जस्ट वो रिलीजियस थी, वो इस लफड़े में पड़ती नहीं थी कि भाई क्या रूल किसके हैं, लड़ाई झगड़े वो नहीं करती थी धर्म धर्म को लेकर। दीज वर द ओनली बुक्स शी स्टडीज, वो ये सिर्फ ये किताबें पढ़ती थी। दो हालांकि आई थिंक एट वन पीरियड ऑफ हर लाइफ शी टोल्ड मी, आई थिंक मुझे लगता है, एट वन पीरियड ऑफ हर लाइफ उसकी ज़िंदगी का पूरा एक हिस्सा, शी टोल्ड मी वो मुझे बताती थी, शी हैड रीड विद ग्रेट सेटिस्फिकेशन, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक किताब पढ़ी हुई है। किताब का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग नोबलमैन। तो ये एक और किताब आ चुकी है जो कि चार्ल्स लैम की आंटी ने पढ़ी थी। फाइंडिंग द डूर ऑफ द चापेल इन एग्जैक्ट एक्सेस स्ट्रीट, ये एक्सेस स्ट्रीट नाम की जगह पड़ती है इंग्लैंड के अंदर, कि वहाँ पर चापेल में इनको ये बुक मिली थी, वहाँ पर इन्होंने ये किताब पढ़ी थी इनकी आंटी ने। ओपन वन डे, इट वॉज इन द इन्फेंसी ऑफ डैट हेरेसी, धार्मिक मतभेद और विधर्म आंदोलन। इस किताब में क्या लिखा था, वो किताब धर्म मतभेद और विधर्म आंदोलन के बारे में थी। शी वेंट इन, तो वो वहाँ पर जाती थी, वहाँ पर चापेल पर यहाँ से किताब मिली थी। लाइक्ड द सरमन्स, वहाँ पर जो भी उपदेश मिलते सरमन मिलते वो आंटी को अच्छे लगते थे। एंड द मैनर ऑफ वर्शिप, और जो वहाँ पर पूजा करने का जो तरीका था वो आंटी को अच्छा लगता था। एंड फ्रिक्वेंटेड इट, वहाँ अक्सर जाने लगी। तो आंटी वहाँ पर गई, पहली बार कहाँ गई, ऐसे स्ट्रीट के अंदर जहाँ पर उन्होंने किस किताब को पढ़ा था। बाद में वहाँ पर प्रार्थनाएं सुनी, सरमन्स सुने और उनको वो अच्छा लगा और फिर वहाँ पे वो फ्रिक्वेंटली जाने लगी। एट इंटरवल्स फॉर सम टाइम आफ्टर, कुछ टाइम के बाद में। शी कम नॉट फॉर डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स, वो वहाँ पर जाती थी, उस चर्च के अंदर जाती थी, नॉट फॉर डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स, धर्म के मतभेदों वाले सिद्धांतों के लिए नहीं, कि धर्म को लेकर जो मतभेद वाले जो सिद्धांत हैं उनके लिए नहीं जाती थी। एंड नेवर मिस्ड दैम, और ना ही वो उनकी परवाह करती थी, उनकी परवाह नहीं करती थी भाई सिद्धांत क्या कहते हैं, वो जस्ट प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर जाती थी। विद सम लिटिल एस्पर्टाइज, यानी कि एस्पर्टाइज होती है कठोरताएं या फिर चिड़चिड़ापन, इन हर कॉन्स्टिट्यूशन, कि आंटी मेरी थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी थी। विच आई हैव अबव हिंटेड एट, जो मैंने थोड़ा बहुत हिंट लिया, उनको देखा। शी वॉज ए स्टीड फास्टेड, वो दृढ़ निश्चय थी। फ्रेंडली बीइंग थी, मिलनसार इंसान थी। एंड ए फाइन ओल्ड क्रिश्चियन, वो एक सच्ची धार्मिक महिला थी। यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं, आपको उसकी आंटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो कैसी थी। शी वॉज ए वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस, वो एक ऐसी लेडी थी स्ट्रॉन्ग सेंस वाली थी, उसकी उनकी समझ बहुत तेज थी। एंड श्रूड माइंड, और उनका दिमाग बहुत ही चालाक था, चतुर दिमाग वाली थी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एट ए रिपार्टी, यानी कि चुटीले जवाब देने में बहुत ही निपुण थी। वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स ऑफ हर ब्रेकिंग साइलेंस, मतलब कि बहुत ही कम वो बोलती थी। वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स ऑफ हर ब्रेकिंग साइलेंस, कि ऐसे पल बहुत ही कम मिलते थे जब वो अपनी चुप्पी को तोड़ती थी। कहने का मतलब कि वो बहुत ही कम बोलती थी। एल्स शी डिड नॉट मच वैल्यू विट, एल्स शी, अन्यथा, और उन्हें ना ही कोई मजाक करना पसंद था, कि कोई विट में बात करे, ऐसे कोई छोटी छोटी बातों में बात करे, मतलब कि वो मजाक करना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। द ओनली सेकुलर एम्प्लॉयमेंट आई रिमेंबर टू हैव सीन हर अंगेज्ड इन, कि जितने भी वो धर्म के काम करती, मोस्टली तो वो क्या करती थी, प्रार्थनाएं करती, धार्मिक किताबें पढ़ती थी। बट एक सेकुलर यानी कि गैर धार्मिक एक काम था जो वो करती थी, यानी कि प्रार्थनाएं धार्मिक उपदेश पढ़ने की बजाय वो एक और काम करती थी जो कि धार्मिक नहीं था। और वो काम क्या था, वॉज द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स को छीलना जहाँ पर काटना। एंड ड्रॉपिंग दैम इनटू ए चाइना बेसिन ऑफ फेयर वाटर, फिर वो उन फ्रेंच बीन्स को साफ पानी के अंदर रखती थी। द अड्यूर
वो जो फ्रेंच बीन थे, फिर उनको जो काटती, वो पानी के अंदर रखती, उनकी जो खुशबू आती थी, द अडोर ऑफ दोज टेंडर्स वेजिटेबल टू दिस डे कम्स बैक अपॉन माई सेंस, कि वो फ्रेंच बीन्स की खुशबू आज भी मेरे को याद आती है। चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं। रिडलेंट ऑफ, रिडलेंट यानी कि भरी हुई या फिर याद दिलाने वाली, सूदिंग रिकोलेक्शन, सुकून से भरी हुई यादें। उन बीन्स की खुशबू याद होती है तो वो सारी की सारी यादें, सुकून से भरी हुई यादें चार्ल्स लैम्ब को याद आती हैं। सर्टनली इट इज़ द मोस्ट डेलिकेट ऑफ culinary ऑपरेशंस। अब culinary ऑपरेशंस क्या होते हैं? रसोई के जो काम काज होते हैं, मतलब कि रसोई के सारे काम काज में से ये उनका सबसे नाजुक और सुंदर काम होता था, जो वो बीन्स, फ्रेंच बीन्स को छील के पानी में रखती थी। याद रखना वो क्या एक्टिविटी, क्वेश्चन बन सकता है कि धार्मिक किताबें पढ़ने की बजाय या और काम करने की बजाय वो कौन सा काम करती थी जो कि सेकुलर था। तो फ्रेंच बीन्स को स्प्लिट करना, उनको छीनना, बीनना, काटना। अब इजी एक्सप्लेनेशन क्या है, इन लाइनों के अंदर क्या था? चार्ल्स लैम्ब लविंगली रिमेंबर हिज आंट। चार्ल्स लैम्ब बड़े प्यारयुक्त तरीके से अपनी आंटी को याद करते हैं। शी वॉज ए गुड काइंड रिलीजियस वुमेन, वो बहुत ही दयालु रिलीजियस वुमेन थी। बट बिकॉज शी नेवर मैरिड, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी, सिंगल ब्लेसडेसनेस थी उनके अंदर। शी हैड बिकेम ए बिटर एंड लोनली, तो वो थोड़ी सी कड़वी और थोड़ी सी अकेली थी। She loved Lamb more than anyone else and said he was the only thing in the world she truly cared of. और वो चार्ल्स लैम्ब को ये कहती थी कि वो सबसे ज़्यादा चार्ल्स लैम्ब की केयर करती है और दुनिया में उसका कोई भी नहीं है जितना प्यारा उनको चार्ल्स लैम्ब लगता है। When she feared ही माइट डाई, जब उन्हें लगता कि वो मर जाएगा, चार्ल्स लैम्ब एक दिन मर जाएगा, तो वो डर जाती थी। शी क्राइड लाइक ए मदर टीयर्स, वो माँ की तरह रोने लगती थी। चार्ल्स लैम्ब सेज, चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे कहते हैं, सच वन साइडेड अफेक्शन एक्सक्लूसिवली पार्शियलिटी इज नॉट एंटायरली रीजनेबल। इस प्रकार का एक तरफा प्यार, यानी कि चार्ल्स लैम्ब शायद अपनी आंटी को उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे जितना ज़्यादा इनकी आंटी करती थी। और चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि इस प्रकार का एक तरफा जो प्यार है ये रीजनेबल नहीं है। बट ही स्टिल अप्रिशिएट्स हर लव, बट फिर भी वो आंटी के प्यार को अप्रिशिएट करते हैं। हर होल डे वॉज स्पेंट रीडिंग रिलीजियस बुक्स एंड डूइंग प्रेयर्स। आंटी का सारा दिन धार्मिक किताबें पढ़ते हुए और प्रेयर करते निकल जाता। हर फेवरेट बुक्स वो उनकी फेवरेट किताबें थी थॉमस एक कैंपिस, ये एक डिवोशनल राइटर थे, एंड ए रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक, रोमन कैथोलिक की प्रेयर की बुक, विच ही हैड मॉर्निंग एंड नाइट्स प्रेयर, जिसके अंदर सुबह की और शाम की प्रार्थनाएं थी, वो उनको पढ़ती थी। इवन दो शी वॉज प्रोस्टेंटेंट, इवन शी वॉज प्रोस्टेंट, शी लाइक्ड कैथोलिक बुक, हालांकि वो प्रोस्टेंटेंट थी बट फिर भी वो कैथोलिक बुक्स को लाइक करती थी। एंड पीपल वार्म्ड हर अबाउट देयर पेस्टिकल्स, कैथोलिक्स के बारे आइडियाज़ के बारे में, बट शी डिडेंट केयर, लोग उन्हें कैथोलिक बुक्स के बारे में अवेयर करते थे कि भाई ये किताबें आपके लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो उनकी केयर नहीं करती थी। शी वेंट टू प्रोस्टेंट चर्च, वो प्रोस्टेंट चर्च में जाती थी रेगुलरली एवरी संडे, याद रखना कौन सा डे है। समटाइम शी इवन वेंट इनटू ए कैथोलिक चापेल, और वो कभी कभी कैथोलिक चापेल में भी जाती थी इन एसेक्स स्ट्रीट के अंदर। लाइक द सरमन एंड वेंट देयर ओकेजनली, वहाँ पर उन्होंने प्रार्थनाएं सरमन सुने, अच्छे लगे, फिर वहाँ पर भी वो रेगुलरली जाने लगी, ओकेजनली सॉरी। रेगुलरली कहाँ पे जाती थी? प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर, और ओकेजनली कहाँ पे जाती थी? कैथोलिक चर्च के अंदर। बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजियस आर्गूमेंट्स और डॉक्ट्रिन्स, वो धार्मिक जो विवाद होते हैं वो उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखती थी। शी ओनली केयर्ड अबाउट सिंपल वर्शिप एंड फेथ, वो ज़्यादा केयर करती थी सिंपल वर्शिप का और फेथ का। शी वॉज स्लाइटली स्ट्रिक्ट और शार्प टेम्पर्ड, वो थोड़ी सी शार्प माइंडेड और स्ट्रिक्ट थी, बट काइंड थी, लॉयल थी, एंड डीपली रिलीजियस, ए फाइन ओल्ड क्रिश्चियन। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड विटी, वो इंटेलिजेंट भी थी और विटी भी थी। दो शी रेयरली स्पोक, हालांकि वो बहुत ही कम बोलती थी। वैन शी डिड, जब वो बोलती थी, हर क्विक रिप्लाईज वर ब्रिलियंट, तो उनके जो क्विक रिप्लाईज होते थे वो बहुत ही
ब्रिलियंट, शानदार होते थे। लैम humorously says the only non-religious activity she ever did was cutting French beans and putting them in water. लैम मजाक के तौर पर बोलते हैं कि उनका एक ही गैर धार्मिक कार्य उनका एक ही था, फ्रेंच बीन्स को छीलना और उन्हें वाटर के अंदर रखना। एंड द स्मेल ऑफ दोज बीन्स स्टिल रिमाइंड्स हिम ऑफ पीसफुल टेंडर चाइल्डहुड मेमोरीज। और उन बीन्स की खुशबू आज भी चार्ल्स लैम को उस बचपन की और पीसफुल टाइम की यादों से तरोताज़ा कर देती हैं। ही एंड बाय सेइंग, वो इस पैराग्राफ को एंड करते हैं ये कहते हुए, द मोस्ट डेलिकेट ऑफ culinary operations. This is even this small simple act of her becomes a gentle beautiful memory for him. कि उनके लिए एक छोटा सा ये जो एक्ट है वो आज भी मेमोरेबल है, याद करते हैं उस मोमेंट को। तो ये सेकंड पार्ट था जहाँ पर उन्होंने अपनी आंटी को याद किया, यानी कि पहला पार्ट आंटी के बारे में। आगे फिर चार्ल्स लैम बोलते हैं, मेल आंट्स, पुरुष भुआएं, यानी कि व्यंग्य रूप में अंकल कहा गया, व्यंग कर रहे हैं कि मेरे पास कोई मेल आंट नहीं थी। मेल आंट्स एज समबडी कॉल्स देम आई हैड नन टू रिमेंबर, यानी कि मेरे चाचा, यहाँ पर कोई चाचा ताया नहीं थे, मामा चाचा नहीं थे जिन्हें मैं याद कर सकूं। बट द अंकल्स साइड, बाय द अंकल साइड्स आई मे बी सैड टू हैव बीन बॉर्न ऑर्फन। अंकल की साइड से मैं अनाथ कहा जा सकता हूँ, यानी कि ना तो मेरे कोई मामा था, ना कोई चाचा था, ना उनके बेटे थे, तो उनकी तरफ से तो मैं अनाथ ही था ना, मतलब मेरे को वो थे ही नहीं थे। ब्रदर और सिस्टर्स आई नेवर हैड एनी, मेरे भाई और बहन कोई थे नहीं जिन्हें मैं जानता हूँ। नेवर हैड एनी टू नॉन दैम, मुझे कोई भाई या बहन नहीं मिला जिन्हें मैं जान पाता। इनकी रियल कोई सिस्टर, हालांकि रियल सिस्टर थी, रियल इनका भाई भी था, बट यहाँ पर जस्ट ये ऐसे के रूप में कह रहे हैं कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं था। एक सिस्टर थी, आई थिंक डैट शुड हैव बीन एलिजाबेथ, कि शायद उस सिस्टर का नाम एलिजाबेथ था, एलिजाबेथ नाम की बहन। डाइड इन बोथ अवर इन्फेंसीज, यानी कि वो बचपन के अंदर ही मर गई। व्हाट ए कंफर्ट और व्हाट ए केयर, मतलब कि जो बहन होती, जिंदा होती, तो जो कंफर्ट मिलता या केयर मिलती, मे आई नॉट हैव मिस्ड इट इन हर, शायद मैंने वो मिस कर दिया। यानी कि मेरी सिस्टर अगर वो जिंदा होती तो उनसे कोई लगाव होता, कोई उनकी वो केयर करते चार्ल्स लैम। वो कहते हैं कि शायद वो सिस्टर मेरी थी नहीं, तो मैंने वो चीज़ें मिस कर दी। न जाने कितना सुख या फिर कितनी चिंता मैंने उसके न होने से खो दी। बट आई हैव कजन्स, आगे चार्ल्स लैम कहते हैं कि मेरे कजन्स हैं। स्पिकल्ड अबाउट, स्पिकल्ड उन्हें कि बिखरे हुए और अलग अलग जगह पे हैं। इन हैटफोर्डशायर, हैटफोर्डशायर इंग्लैंड का एक ज़िला है, कि वहाँ पर बहुत से मेरे कजन्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, चचेरे भाई बहन रहते हैं। बिसाइड टू, उन सभी में से दो, विद होम आई हैव बीन ऑल माई लाइफ इन हैबिट ऑफ क्लोजेस्ट इंटीमेसी, उन सभी में से दो मेरे बहुत से ज़्यादा करीबी रहे हैं। एंड whom आई मेड टर्म कजन्स पर एक्सीलेंस, ये कजन्स पर एक्सीलेंस क्या होता है, ये फ्रेंच वाक्य है जिसका सबसे उत्कृष्ट चचेरे भाई बहन, कि मेरे जितने भी चचेरे भाई बहन हैं उनमें से दो मेरे सबसे ज़्यादा खास हैं। दीज आर, और ये दो कौन हैं, जेम्स एंड ब्रिगेट इलिया। अब जेम्स यहाँ पे इनका रियल ब्रदर जेम्स लैम है, और ब्रिगेट इलिया यहाँ पे इनकी सिस्टर जो मैरी लैम थी, उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बिल्कुल टोटली ऑटोबायोग्राफिकल तो नहीं है, यहाँ पे कुछ नाम चेंज करके बताए गए हैं। रियल में ये इनके सिस्टर भाई बहन थे, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं, ये चचेरे भाई बहन थे। दे आर ओल्डर देन माई सेल्फ बाई 12 एंड 10 ईयर्स, वो दोनों भाई बहन, चचेरे भाई बहन मेरे से 12 साल और 10 साल बड़े थे। अब याद रखना कि जो जेम्स था वो चार्ल्स लैम से 12 साल बड़ा था, और इलिया, ब्रिगेट इलिया इनसे 10 साल बड़ी थी, तो चार्ल्स लैम छोटे थे। एंड नाइदर ऑफ देम सीम डिस्पोज्ड इन मैटर ऑफ एडवाइस एंड गाइडेंस टू वेव एनी ऑफ द प्रोपोगेटिव विच प्रोमिगेटेड एल्डर कन्फर, यानी कि वो कोई भी ऐसा मौका चूकने नहीं देते थे जब मेरे को वो एडवाइस ना देते हों, बल्कि हर टाइम मेरे को कोई ना कोई एडवाइस देते थे, अपने बड़े होने का अधिकार जताते रहते थे कि भाई हम बड़े हैं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। मे दे कॉन्टिन्यू स्टिल इन द सेम माइंड, मैं चाहता हूँ कि वो आज भी ऐसे ही रहें, भाई बड़े भाई बहन बड़े ही होते हैं। एंड
व्हेन दे शैल बी 75, और जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो 75 के हो जाएंगे एंड 73 के हो जाएंगे, जब वे 75 और 73 वर्ष के होंगे और मैं तब भी छोटा ही रहूँगा। प्रसिस्ट इन ट्रीटिंग मी इन माई ग्रांड क्लीमेट्रिक, क्लीमेट्रिक यानी कि बुजुर्ग अवस्था, परसीविंगली एज ए स्प्रिंग, नवयुवक, एज ए यंगर ब्रदर, यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बूढ़े होने पर भी वो मेरे से बड़े ही रहेंगे, बट मुझे ये चीज़ पसंद होगी कि बूढ़े होने पर भी मैं उनके सामने एक छोटा ही रहूँ। ईजी एक्सप्लेनेशन क्या है? चार्ल्स लैम ह्यूमोरियसली सेज, यहाँ पर मजाक के रूप में कहते हैं, ही हैड नो मेल आंट्स, यानी कि उनके मेल आंट्स नहीं है। ए जोकिंग वे ऑफ सेइंग अंकल, अंकल कहने का एक मजाकिया तरीका। सो ही हैड नो अंकल्स वर्थ रिमेंबरिंग, उनके कोई अंकल नहीं थे जिन्हें वो याद कर सकते। ही वॉज बॉर्न एन ऑर्फन ऑन फादर्स साइड, यानी कि पिता के सगे भाई बहन नहीं थे, तो उस साइड से ये अनाथ था। ही नेवर हैड एनी ब्रदर और सिस्टर ही ग्रू विद अप, उनके कोई मतलब सगे चाचा चाचा के लड़के लड़कियाँ नहीं थे जिनके साथ वो बड़ा होता, सॉरी इनके खुद के भाई और बहन। ही वंस हैड ए सिस्टर, उनकी एक सिस्टर थी एलिजाबेथ, बट शी डाइड इन इन्फेंसी, वो बचपन में ही मर गई। सो ही नेवर न्यू हर, तो वो उन्हें जान नहीं पाए। ही वंडर्ड, चार्ल्स लैम वंडर करते हैं, हैरान होते हैं, थोड़ी चिंता करते हैं, वट जॉयज़ और ट्रबल्स ही माइट हैव एक्सपीरियंस इफ़ शी हैड लिव्ड, कि अगर इनकी बहन जिंदा होती तो उनके साथ वो क्या एक्सपीरियंस करते, कौन कौन से जॉय ट्रबल इनको देखने को मिलती, शायद वो इन्होंने मिस कर दिया। हाउएवर ही हैज़ सेवरल कजन्स लिविंग इन हैटफोर्डशायर, भले ही इनके हैटफोर्डशायर के अंदर बहुत सारे कजन्स रहते हैं, एंड टू ऑफ देम आर स्पेशली क्लोज, दो उनमें से ज़्यादा क्लोज हैं, जेम्स और ब्रिगेट इलिया। दे आर लाइक हिल ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर लाइक, ये इसके भाई और बहन की तरह ही हैं, जेम्स और ब्रिगेट इलिया। जेम्स इज 12 ईयर ओल्डर एंड ब्रिगेट इज 10 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन उम्र में कितना बड़ा है जेम्स चार्ल्स लैम से। दे ऑलवेज एक्ट लाइक एल्डर सिबलिंग्स, वो हमेशा ही बड़े होने वाले सिबलिंग के रूप में एक्ट करते थे। कंसिस्टेंटली गिविंग एडवाइस एंड गाइडेंस, हमेशा उन्हें एडवाइस और गाइडेंस देते रहते। एंड दे डोंट इंटेंड टू गिव अप द प्रिविलेज ऑफ बीइंग ओल्डर, वो चार्ल्स लैम्ब को कभी भी ऐसा मौका नहीं देते थे कि वो चार्ल्स लैम्ब इनसे बड़ा है, चार्ल्स लैम्ब को हमेशा छोटा ही फील करवाया जाता। दे डोंट इंटेंड टू गिव अप प्रिविलेज ऑफ बीइंग ओल्डर, यहाँ पे जो वर्ड है ना, प्रीमोगेटरी, प्रीमो प्रीमोगेटनेचर, द राइट ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, बड़े बच्चों के पास जो राइट्स होते हैं, तो उस प्रिविलेज को, उस मौके को ये कभी छोड़ते नहीं थे इसके बड़े भाई बहन। बात वही है कि यानी कि बड़े भाई बहन हमेशा इसको एडवाइस देते थे, हमेशा ही छोटा उसको फील करवाते रहते। लैम अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक, विशेस दैट दे हैव ऑलवेज रिमेन द सेम, स्नेहपूर्वक चार्ल्स लैम ये कहते हैं कि काश वो हमेशा ऐसे ही रहें। इवन व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वो बड़े हो जाएंगे 75 के और 73 के, तब भी वो ऐसे ही रहें। चार्ल्स लैम ये कह रहे हैं दे शुड कीप ट्रीटिंग हिम एज ए यंगर ब्रदर, कि वो हमेशा उसे यंगर भाई की तरह ट्रीट करते रहें। इवन व्हेन ही हिमसेल्फ बिकम ओल्ड एज ग्रांड क्लीमेट्रिक, कि जब चार्ल्स लैम खुद भी बूढ़ा हो जाए तो वो चाहते हैं कि तब भी इसके भाई बहन ऐसे ही रहें। अब यहाँ से हमारा पार्ट सेकंड शुरू होने जा रहा है। अब हमें यहाँ पर चार्ल्स लैम अपने जो इनका कज़न है जेम्स के बारे में बहुत सारी डिटेल बताएंगे, यानी कि पूरा पैसे का एंड, ऐसे का पूरा एंड इन्हीं के साथ में होने वाला है जेम्स। और ये काफ़ी फ़नी पार्ट है, यहाँ पर ह्यूमोरियस है, आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी, खास करके जेम्स के करेक्टर को लेकर। जेम्स इज़ एन इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल यानी कि जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कज़न। जेम्स यहाँ पे कहते हैं कि मेरा कज़न जो जेम्स था वो ऐसा था जिसे आप समझ नहीं सकते, एक रहस्यमय व्यक्ति था। आगे हमारी वही मेन लाइन आती है जो मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर की थी। अब आपको ये यहाँ पे लाइन और क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही जेम्स ने ये कहा, चार्ल्स लैम्ब ने, कि मेरा जो कज़न था जेम्स वो बहुत ही रहस्यमय था, उसे आप समझ नहीं सकते, तो आगे चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं नेचर हैज़ हर यूनिटीज़,
प्रकृति के अपने तत्व होते हैं, अपने नियम होते हैं जिन्हें वो यूनिट कर देते हैं, बांध देती है। विच नॉट एवरी क्रिटिक कैन पेनेट्रेट। प्रकृति के नेचर के अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें हर कोई एक आलोचक समझ नहीं पाता। और इफ़ वी फील, अगर हम उन नेचर्स को फील भी कर पाते हैं, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैम, तो हम उसे समझा नहीं पाते। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ऐसे करेक्टर होते हैं या कुछ कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिन्हें हम फील तो कर पाते हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कहा था कि यार बहुत ही गहरी बात लिखी है। भले ही ऐसे के रेफरेंस में आप ले लो, ये बात बोली गई है इनके कज़न के लिए, बट अब रियल लाइफ में देखो ऐसा होता है। हमें कुछ ऐसे ऐसे करेक्टर मिलते हैं जो दोनों ही तरफ के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हैं, उन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। तो जस्ट हम उन्हें महसूस कर पाते हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आगे वो लिखते हैं कि द पेन ऑफ यॉरिक। अब यहाँ पे नाम आया यॉरिक का। यॉरिक कौन था? यॉरिक ट्रिस्टन शैंडी, आपने एक नॉवल सुना होगा जो कि लॉरेंस स्टीन्स का है। लॉरेंस स्टीन का नॉवल ट्रिस्टन शैंडी, उसका एक करेक्टर था यॉरिक। यॉरिक एक ऐसा करेक्टर था जो कि बहुत ही हर वक्त पागलों की तरह हंसता रहता है, मजाक करता रहता है, बट बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि लोग सोचते हैं कि यार वाह क्या बात बोली है। कुछ ऐसा ही करेक्टर यहाँ पर लैम्ब कह रहे हैं कि मेरे भाई का था। द पेन ऑफ यॉरिक, लॉरेंस स्टीन्स। अच्छा ये भी है कि जो वो यॉरिक है, वो लॉरेंस स्टीन अपने आप को ट्रिस्टन शैंडी के अंदर यॉरिक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि लॉरेंस स्टीन ने जो नॉवल लिखा ट्रिस्टन शैंडी, उसका जो करेक्टर है यॉरिक, वो एक प्रकार से लॉरेंस स्टीन खुद ही अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस रूप में, उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर लिखा कि द पेन ऑफ यॉरिक एंड ऑफ नन सेंसेज कुड हैव ड्रॉ जेई। जेई यहाँ पे फुल फॉर्म के लिए जेम्स इलिया एंटायर, कि जो यॉरिक है ना, उसका जो करेक्टर है वो ही हमें जेम्स इलिया को कैप्चर कर सकता है, करेक्टर के रूप में एक्सप्लेन कर सकता है कि कुछ उसी प्रकार का करेक्टर है। सिंपली कहें तो यॉरिक प्रकार का करेक्टर मेरे भाई का था। अब बहुत फनी चीज़ होने वाली यहाँ पे। दोज फाइन शेडियन शैंडियन, शैंडियन यानी कि ट्रिस्टन शैंडी जैसा चित्र, लाइट एंड शेड, क्योंकि जो जो उसके अंदर यॉरिक था वो लाइट भी था, लाइट एंड शेड्स विच मेक अप हिज स्टोरी, कि ट्रिस्टन शैंडी के प्रकार का ही करेक्टर, उस प्रकार की लाइट और शेड देखने को मिलती है मेरे भाई के अंदर। याद रखना कि जेम्स इलिया को लैम्ब ने किसके साथ कंपेयर किया था? यॉरिक के साथ में। आई मस्ट लिम्प आफ्टर, लिम्प आफ्टर होता है धीरे धीरे से पीछे चलना, नम्रता से प्रयास करना। इन माई पुअर एंटिकल एंटीथेटिकल, एंटीथेटिकल यानी कि विपरीत भाव, मैनर, एज द फेथ हैव गिवन मी ग्रेस एंड टैलेंट, जितनी प्रतिभा मुझे नीति ने दी। यानी कि अभी वो चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में बताता हूँ जितना कि मेरे को पता है मेरे भाई के बारे में। JE then to the eye of common observer at least seemed made of contradictory principles, कि जो जेम्स इलिया मेरा जो कज़न था, टू द आई ऑफ कॉमन ऑब्जर्वर एट लीस्ट, कि बड़ा कॉमन ऑब्जर्वर था, कि अगर आपको कॉमन कोई बंदा उसे ऑब्जर्व करे तो देखने में बहुत ही विरोधाभासी भावों से भरा हुआ था। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स यानी कि वो कहता कुछ था करता कुछ था। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स, आवेग का बच्चा जो तुरंत जोश में आ जाए। द फ्रिजिड फिलोसफर ऑफ प्रूडेंस, सावधानी से ठंडा होने वाला, यानी कि वो जल्दी जल्दी तो जोश में आ जाता था और कभी कभी बिल्कुल ठंडा हो जाता, फिलोसफी की बातें करता। अब ये करेक्टर दिमाग में फिट करते जाना कि जेम्स छोटी सी बातों को लेकर पूरे जोश में आ जाता और कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता। द फ्लैगन, फ्लैगन यानी कि शांत स्वभाव, ऑफ माई कजन्स डॉक्ट्रिन इज इनवेरेबली एट वॉर, कि उनका जो ये शांत स्वभाव था और कभी कभी तेज हो जाना, गुस्से में आ जाना, एट वॉर यानी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती, यानी कि कभी कभी वो शांत हो जाता, कभी कभी बहुत ही गुस्सा कर जाता। विद हिज टेम्परामेंट विच इज़ हाई सैंग्विन,
कभी कभी वो उत्साही हो जाता, जोशीला बन जाता वो। विद ऑलवेज सम फायर न्यू प्रोजेक्ट इन हिज ब्रेन, कभी कभी उसके दिमाग के अंदर नए नए विचार आते, फायर न्यू प्रोजेक्ट आते। जेम्स इलिया इज द सिस्टमेटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इनोवेशन, बल्कि वो नए विचारों के का विरोधी था, कि खुद वो नए नए प्रोजेक्ट उसके दिमाग में आते रहते और लोगों को कहता कि आपको नए नए इन्वेंशंस नहीं करने चाहिए। एंड कैरियर डाउन, आलोचना करता ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ नॉट स्टूड द टेस्ट ऑफ एज एंड एक्सपेरिमेंट, और वो चीज़, वो विचार जो पुराने टाइम से नहीं आया, जिसे परंपराओं से परखा नहीं गया हो, उसकी वो आलोचना करता। कहने का मतलब वही है कि वो कहता था कि आप कुछ नया मत करो, पुराने विचारों पे चलो, बट खुद उसके दिमाग में नए नए विचार आते। विद 100 फाइन नोशंस चैशिंग वन अनदर आवरली इन हिज फैंसी, उसके मन में हजारों नए नए फैंसीज, कल्पनाएं आती। खुद के मन में कल्पनाएं आ रही हैं, लोगों को मना करता। ही इज स्टार्टल्ड, यानी कि वो चौंक जाता, एट द लीस्ट अप्रोच टू रोमांटिक, अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी रोमांटिक होता, रोमांटिक इन अदर्स, रोमांटिक यहाँ पे कोई कल्पना करता। अब कल्पना कैसे होती है, बंदे जब दिमाग में कोई नए विचार आते हैं, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति कोई रोमांटिक होता तो एकदम से उस पर चौंक जाता कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम नई कल्पना क्यों कर रहे हो। एंड डिटरमाइंड बाय हिज आउन सेंस इन एवरीथिंग, और हर बात में अपनी सोच पर अड़ा रहता। कमेंड यू टू द गाइडेंस ऑफ कॉमन सेंस, वो व्यू आपको गाइड करता कॉमन सेंस के लिए, साधारण समझ के लिए, ऑन ऑल ओकेजन्स, यानी कि कहने का मतलब कि लोगों को वो कहता कि आप कॉमन सेंस यूज़ करो, कोई नए विचार मत लेके आओ, और खुद वो नए नए विचार लेके आता। विद द टच ऑफ एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक होता है सनकी या अलगपन, इन ऑल विच ही डज और सीज, ही इज ओनली एंशियस दैट यू शुड नॉट कमिट योर सेल्फ बाई डूइंग एनीथिंग अब्सर्ड और सिंगुलरली, बल्कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते तो आपको क्या कहता कि आप बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो नए विचारों के साथ में। अब यहाँ पर वो एक बात चार्ल्स लैम्ब बताएंगे कि हुआ क्या था। माई ऑन माई वंस लेटिंग स्लिप ए टेबल, कि एक बार मैं खाने की मेज पर यूं ही कह दिया, स्लिप एट, यानी कि कोई बात मुंह से निकल पड़ी मेरे मुंह से। चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं डेट आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सर्टेन पॉपुलर डिश, चार्ल्स लैम्ब ने यह कह दिया कि भाई कोई पॉपुलर डिश थी, जिसे लोग, बाकी लोग, पॉपुलर कौन सी डिश होती है जिसे बहुत सारे और लोग पसंद करते हैं। चार्ल्स लैम्ब ये कहते हैं कि मैंने खाने के टाइम पे ये बोल दिया कि मुझे ये पॉपुलर डिश पसंद नहीं है, यानी जिस चीज़ को बाकी लोग पसंद करते हैं, चार्ल्स लैम्ब ने यह कह दिया कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो चार्ल्स लैम्ब अपने आप को कुछ नया दिखा रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं। इस बात पर उनके भाई ने क्या कहा, ही बैग्ड मी एट एनी रेट नो टू से, मुझे कहा कि ऐसा कभी मत कहना भी भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। फॉर द वर्ड वुड थिंक मी मैड, वरना लोग तुम्हें पागल कहेगा। यानी कि कहने का मतलब कि तुम कुछ भी नया मत करो, जो लोग करते हैं तुम वही करो। ये इसके भाई के रूल थे, जेम्स के। ही डिस्गाइजेस ए पैशनेट फॉन्डनेस फॉर वर्क्स ऑफ हाई आर्ट। अब आगे वो जेम्स बताते हैं, चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि मेरे भाई को कला से बहुत ज़्यादा प्रेम था, आर्ट के साथ में, और वो उस कला को डिस्गाइज, यानी कि छुपा के रखता था, किसी को दिखाता नहीं था कि मुझे कला पसंद है, मुझे आर्ट पसंद है। अंडर द प्रीटेक्स्ट, यानी कि वो बहाने बनाता, ऑफ बाइंग ओनली टू सेल अगेन, जब वो कोई पेंटिंग परचेज करके लेके आता, उससे जब कोई पूछा जाता कि तुम क्यों लेके आए हो, तो वो ये कहता कि भाई ये तो मैंने ऐसे ही लिया बेचने के लिए। मतलब उससे रियलिटी में वो पेंटिंग्स अच्छी लगती थी, बट वो उस चीज़ को छुपा के रखता था, यानी कि अपने खुद की कोई पसंद नापसंद तो उसकी मेन थी, लोगों को कहता कि तुम लोगों की तरह बन के रहो। तो ये थोड़ा सा कॉमिक भी है, यहाँ पर व्यंग भी है, बट यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब अपने भाई को याद कर रहे हैं। अभी पूरा ऐसे इन्हीं की बातों पे चलेगा कि इनका भाई कैसा था। डैट इज एंथ्यूजियम में गिव नो एनकरेजमेंट ऑफ योर, ताकि उसका जोश दूसरों को प्रेरित ना करे, कि जिस प्रकार से वो जोश रखता है और कला को, आर्ट को पसंद करने का, तो लोग उस प्रकार का जोश ना रखें, यानी कि मैं जैसा हूँ वैसे लोग ना बने। बड़ा अजीब करेक्टर है। अभी तो आगे आप लोगों को और देखना। येट इफ इट वर सो,
वाई डज दिस दैट पीस ऑफ टेंडर पेस्टोरल डोमिनिचिनो, अब यहाँ पे जो वर्ड है डोमिनिचिनो, ये इटालियन चित्रकार थे। हैंग स्टिल बाय दिस वॉल, कि अगर ऐसा है कि अगर आप सिर्फ चीज़ों को बेचने के लिए खरीदते हो, फोटो को, तस्वीरों को, तो फिर जो इटालियन फेमस चित्रकार है उसकी बनाई हुई फ़ोटो अभी तक उसके कमरे में क्यों लटक रही है। इज़ द वॉल ऑफ हिज साइट, उसकी आंखें पुतली, मच मोर डियर टू हिम, इसका मतलब कि तुम्हें और तो और तुम्हें उस पेंटिंग में बनी हुई, जो पेंटिंग बनी हुई है उसकी आंखें ज़्यादा प्यारी क्यों हैं। और व्हाट पिक्चर डीलर कैन टॉक लाइक हिम, और कौन सा व्यापारी है जो किसी पेंटिंग की आंखों के बारे में बात करेगा। अब इन लाइनों का मतलब ये है कि भाई जिसको पेंटिंग से लगाव होगा, इंटरेस्ट होगा, वही तो बता पाएगा कि भाई इसकी आंखें ऐसी है, इसके कान ऐसे हैं, गर्दन ऐसी है, बाल ऐसे हैं। वरना जिसको सिंपली ला के कुछ फोटोएं जस्ट सेल करनी है, परचेज करके सेल करनी है, वो ऐसी बातें नोट थोड़ी करते हैं। कहने का मतलब कि उसकी भाई को आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट था, बट वो लोगों से छुपा के रखता था। अब इसको नीचे एक्सप्लेन करें, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा फिर, क्योंकि आप लोगों को बात समझ में आ ही रही है, क्योंकि वरना ये बात ज़्यादा हो जाएगा ना। हम जस्ट लाइनें पढ़ते रहते हैं, ये आपको पढ़ना हो तो फिर आप पढ़ सकते हो। कि आप देख लो भाई, 56 मिनट यानी कि 1 घंटा हो चुका है। अभी हम देखा जाए तो हमारी पीडीएफ के 11 नंबर पेज पे हैं। अब या तो ऐसा है कि इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी वीडियो फिर भाई लगभग 3 घंटे में जाएगी फिर तो या तो मैं को ईजी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दूँ या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ऐसे करते मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ाता रहूँगा, ये आप पीडीएफ से खुद स्टडी कर सकते हो। जो बातें मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है, बात और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर मैं ओरिजिनल लाइन से स्टडी करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं साथ में कर ही रहा हूँ, फिर डबल रिपीटेशन करने का क्या फ़ायदा। ओके, आगे बोलता है चार्ल्स लैम, वेयर एज मैनकाइंड इन जर्नल आर ऑब्जर्व टू रैप देयर स्पेकुलेटिव कंक्लूजन्स टू वेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल ह्यूमर, कि जहाँ पर आम लोग पर लोग क्या करते हैं कि अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को चेंज कर लेते हैं। कॉमनली लोग ऐसे करते हैं कि जैसे उनके अपने अकॉर्डिंग विचार बदल लेते हैं, बट मेरा भाई ऐसा नहीं करती था, मेरा भाई ऐसा नहीं करता था। हिज थ्योरीज आर श्योर टू बी इन डिमेट्रिकल ऑपोजिशंस, उनकी, मेरे भाई की जो थ्योरीज थी ना वो बिल्कुल ही टोटल अपोजिट थी टू हिज कंक्लूजन्स, उनके कंक्लूजन के साथ में। यानी कि थ्योरी कुछ और होती थी, कंक्लूजन कुछ और होता था। ही इज़ करेजियस एज ए चार्ल्स ऑफ स्वीडन, चार्ल्स ऑफ स्वीडन ये 12 नंबर के बहुत ही साहसी राजा था स्वीडन का, उनका जिक्र यहाँ पर आया है कि मेरे भाई के अंदर करेज था चार्ल्स ऑफ स्वीडन के जैसा। अपॉन इंस्टिंक्ट चार्ली, चेरी ऑफ हिज पर्सन अपॉन प्रिंसिपल, सिद्धांत के अनुसार खुद को सुरक्षित रखता था। कि कहने का मतलब ये है कि इनका भाई चार्ल्स ऑफ स्वीडन के जैसा साहस रखता था, बट फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए अपने कुछ और सिद्धांत प्रिंसिपल्स रखता था। एज ए ट्रैवलिंग क्विकर, एक शांति प्रिय अहिंसक धार्मिक व्यक्ति की तरह, एक तरफ तो साहसी लड़ने को तैयार और एक तरफ अपने विचारों के साथ लोगों को शांत करना। यहाँ पे जो कुछ लाइनें अच्छी लगी बोल दूंगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत भावुक है तो उसको उसी की सोच की भावुक होगी। अगर कोई व्यक्ति भावुक है तो उसकी सोच भी भावुक होगी। अगर कोई शांत है तो उसका विचार भी शांत होगा। बट मेरे भाई में ऐसा नहीं था, वो उल्टा था। हिज थ्योरीज एंड एक्शंस नेवर मैच, दे ऑलवेज गो इन अपोजिट डायरेक्शन। उसकी थ्योरीज कुछ और होती थी और एक्शन कुछ और होते थे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे आगे पहला एग्जाम्पल जो आया था, ये जो लाइनें आई थी कि जेम्स इज नेचुरली ब्रेव लाइक चार्ल्स 11th ऑफ स्वीडन, बट प्रिंसिपल ही इज ओवर कॉशियस लाइक ए जेंटल क्विकर हु अवॉइड्स डेंजर। यानी दिल से बहादुर पर दिमाग से डरपोक, ऐसा करेक्टर मेरे भाई का। आगे चार्ल्स लैम लिखते हैं, ही हैज़ बीन प्रीचिंग अप, प्रीचिंग यानी कि उपदेश देना, टू मी यानी कि मेरा भाई मुझे हमेशा उपदेश देता रहता, ऑल माई लाइफ द डॉक्ट्रिन टू वोइंग टू ग्रेट,
बड़ों के सामने झुकने का, कि भाई छोटे भाई बड़ों के सामने झुक के रहते हैं। द नेसेसिटी ऑफ फॉर्म एंड मैनर, नेसेसिटी ऑफ फॉर्म्स यानी शिष्टाचार और तौर तरीकों की ज़रूरत, टू ए मैन्स गेटिंग ऑन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सफल होने के लिए बड़ों के सामने और शिष्टाचार और तौर तरीकों को फॉलो करना चाहिए। ये उपदेश मेरा भाई मुझे हमेशा देता रहता। ही हिमसेल्फ नेवर एम एट आइदर, बट खुद ऐसा कोई उसका एम नहीं था, नहीं खुद वो लोगों के सामने झुकता नहीं था, झुकेगा नहीं। That I can discover, and has a spirit that would stand upright in the presence of charm of टार्करी। टार्करी ये चामो का था, मंगोलिया का बादशाह था। चाम यानी खान के लेता है, खान ऑफ टार्करी यानी कि मंगोलिया का बादशाह, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। कहने का मतलब यानी वह दूसरों को बड़ों के आगे झुको सिखाता था, लेकिन खुद कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था। मतलब क्या करेक्टर था यार उसका, अपोजिट है ना सारे के सारे। आगे चार्ल्स लैम्ब कहते हैं, यानी उसी के अब पूरी की पूरी लाइनें ऐसे चलेंगी कि वो ऐसा था और ऐसा करता था, ऐसा था और ऐसा करता था। इट इज़ प्लीजेंट टू हियर हिम डिस्करेज ऑफ पेशन एक्सटोलिंग इट एज द ट्रूएस्ट विजडम, यानी कि ये देखना बड़ा ही मज़े की बात होती थी। इट इज़ प्लीजेंट टू हियर हिम डिस्कर्स, भाषण देना, पेशेंस पर, धैर्य पर प्रशंसा करता था वो, कि भाई ये सबसे सच्ची समझदारी है। अगर कोई बंदा पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, तो ये सबसे बड़ी महान बात है। इस बात का वो हमेशा लोगों को भाषण देता। एंड टू सी हिम ड्यूरिंग द लास्ट 7 मिनट डैट इज डिनर इज गेटिंग रेडी, और जस्ट 7 मिनट लगते उसका खाना रेडी होने में, अगर वो 7 मिनट से ज़्यादा लग जाते तो फिर उसका गुस्सा देखने वाला होता, कि इससे वो इम्पेशेंस बन जाता, लोगों को पाठ पढ़ाता कि भाई पेशेंस रखो, खुद के अंदर पेशेंस नहीं थे। नेचर नेवर रन हिम हर हैस्ट ए मोर रेस्टलेस पीस ऑफ वर्कमैनशिप देन व्हेन शी मॉडल्ड हिज इम्पेशियस कज़न। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि प्रकृति ने इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं बनाया किसी और चीज़ को जितना उतावलापन मेरे भाई के अंदर भरा हुआ था। एंड आर्ट नेवर टर्न्ड, यानी कि कला ने कभी नहीं बनाया ए मोर एलेबोरेट ऑरेटर, लंबे भाषण देने वाला, देन ही कैन डिस्प्ले हिमसेल्फ टू बी, यानी कि वो इतना उतावला और अविवेकशील भाई था, बट वो खुद वो ऐसे ऐसे भाषण देता पेशेंस पर, धैर्य पर, कि लगता कि इससे अच्छा पेशेंस वाला व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अपॉन हिज फेवरेट टॉपिक, जब वो अपने फेवरेट टॉपिक पर भाषण देता, द एडवांटेज ऑफ क्वाइट एंड कंटेंटनेस, यानी शांति और संतोष के लाभ पर जब वो कोई टॉपिक पर भाषण देता, इन द स्टेट वट एवर इट बी दैट वी आर प्लेस्ड इन, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, तो वो मतलब कि कहता कि हमें कैसे भी स्थिति के अंदर हम हों, हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए। इस टॉपिक पर वो इतना बढ़िया भाषण देता, और प्रकृति ने उसे खुद कैसा बनाया था, इतना ज़्यादा उतावला, मतलब खुद उसके पास कुछ किसी प्रकार का पेशेंस नहीं था। कहने का मतलब यानी जब खाना थोड़ा देर से आता तो उसकी अधैर्य भरी बेचैनी देखकर हंसी आ जाती, खुद लोगों को धैर्य की बातें बताता। इट इज़ फनी टू हियर हिम preach patience and then watch him fidget restlessly during the last 7 minutes before dinner is served. It is the most restless man nature ever created. पोइट कहता है कि भाई एसिस्ट कहता है कि नेचर ने सबसे ज़्यादा रेस्टलेस व्यक्ति बनाया था, येट ही टॉक मोस्ट ब्यूटिफुली अबाउट कामनेस एंड कंटेंटमेंट, और वो सबसे ज़्यादा अच्छी बातें करता था कामनेस की और कंटेंटमेंट की। आगे चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं अपने भाई के बारे में कि ही इज़ ट्रम्फेड ऑन दिस थीम। ट्रम्फेड होता है कि अपने आप को विजयी या फिर गर्व महसूस करना। वो अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करता इस बात पर, किस बात पर, व्हेन ही हैज़ यू सेफ इन वन ऑफ दोज शॉर्ट स्टेजेस यानी कि छोटी डाक गाड़ी, छोटी बस जैसी गाड़ी में, डैट प्लाई होता है चलना, जो चलती थी, फ्रॉम द वेस्टर्न रोड पर, पश्चिम दिशा की सड़क पर चलने वाली गाड़ी। जब आपको उस गाड़ी के अंदर वो देखता, इन ए वेरी ऑब्जेक्टिंग मैनर, धीमे से रोकने वाले तरीके से,
एट द फुट ऑफ जॉन मैरी स्ट्रीट, जॉन मैरी स्ट्रीट ये गली का एक जिक्र हो रहा है, स्ट्रीट का, वेयर यू गेट इन व्हेन इट एम्प्टी and are expected to wait till the vehicle hath completed her just Fred, a trying 3/4 of hour to some people। यानी कि जब वो छोटी सी गाड़ी आती रुकती, रुकने के बाद में आप उस गाड़ी के अंदर चढ़ते और वो गाड़ी तब तक नहीं चलती जब तक कि पूरी भर ना जाती, और गाड़ी को भरने में 45 मिनट लगते। और उस टाइम पर अगर आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो तो उसे लगता कि हाँ, ये होता है पेशेंस कि 45 मिनट आप किसी, अरे अपने होता है ना जब हम किसी ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं, वो कहता है कि भाई सवारी फुल हो जाए फिर चलेंगे, और हम कितनी जल्दबाजी करते हैं कि भैया जल्दी चलो, भैया जल्दी चलो। तो वो कहता है कि जब कोई उस गाड़ी के अंदर बैठता और 45 मिनट वेट करता, बिल्कुल धैर्य दिखाता, ये बात उसको गर्वित कर देती कि वाह क्या पेशेंस है। अब आगे देखना, यहाँ पे देखना 3/4 यानी कि 45 मिनट का टाइम होता है। ही वंडर्ड एट योर फ्रिक्वेंस, वो अगर कोई उस टाइम बेचैन नहीं करता कि भैया जल्दी करो टाइम हो रहा है, तो बड़ा हैरान होता। वेयर कुड वी बेटर देन वी आर, हम अभी यहाँ हैं उससे बेहतर जगह कहाँ जा सकते हैं। दस सिटिंग दस कंसल्टिंग, कि जहाँ वो बैठे रहो यार आराम से, क्यों ऐसे जल्दबाजी कर रहे हो। ये विचार होते थे मेरे भाई के। प्रेफर्स फॉर हिज पार्ट ए स्टेट ऑफ रेस्ट टू लोकोमोशन। अब अगर बात करें उसके पेशेंट की, विद एन आई ऑल डैट वाइल अपॉन द कोचमैन, अगर उसको लगता कि देरी हो रही है तो वो कोचमैन को देखता, गाड़ी चलाने वाले को, टिल एट लेंथ वैक्सिंग आउट ऑफ पेशेंट, और धैर्य खोकर वैक्सिंग आउट ऑफ पेशेंट, एट योर वांट ऑफ इट ही ब्रेक आउट इनटू पैथेटिकल रिमॉन्स्ट्रेंस, भावुक शिकायत करता, एट द फेलो फॉर रिटर्निंग अस सो लॉन्ग ओवर द टाइम विच ही हैड प्रोफेसेंड, कि जितना समय उसने वादा किया था उससे ज़्यादा देर। पूरा मीनिंग बाद में क्लियर करूँगा। एंड डिक्लेयर परमानेंटली, जोर देकर आदेश सवर में बोलता, डैट द जेंटलमैन इन द कोच इड डिटरमाइंड टू गेट आउट इफ़ ही डज नॉट ड्राइव ऑन दैट इंस्टेंट। यानी कि जब उसको लगता कि भाई देरी हो रही है तो वो गाड़ी चलाने पर जोर से चलाकर ये बात कहता कि भाई गाड़ी चला रहे हो या फिर हम गाड़ी से नीचे उतर जाएं। दूसरों को भेंट करते हुए कहता है कि आपके पास धैर्य है, अच्छी बात है। खुद की बात आई तो कह रहा है कि भाई गाड़ी चलाते हो या फिर हम निकल जाएं, हम पैदल चल पड़े। अब यहाँ पर क्या है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आप पढ़ सकते हो, वही बात मैंने जब एक्सप्लेन की है। एट फर्स्ट जेम्स प्रिटेंड टू बी काम एंड वाइस, यानी कि जेम्स देखने में काम और वाइस दिखाई देता है। ही सीज लैम गेटिंग इम्पेशंस एंड सेज प्राउडली, वाई आर यू रेस्टलेस, वो खुद को लोगों को पाठ पढ़ाता है कि तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो। वेयर कुड बी बेटर देन हेयर सिटिंग कंफर्टेबली टॉकिंग वाइजली, कि क्यों ऐसे बुक्स वाली बात कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए इतने काफ़ी है। देखिए उपदेश देता, फॉर माई पार्ट आई प्रेफर रेस्ट टू मोमेंट, ही साउंड लाइक ए फिलोसफर प्रीचिंग पेशेंस, वो एक फिलोसफर की तरह भाषणबाजी करता पेशेंस पर। बट वाइल सेइंग दिस ही कीप्स वॉचिंग द कोचमैन रेस्टलेसली वेटिंग फॉर हिम टू स्टार्ट द जर्नी, जब उसकी बारी आती उसे लगता कि कोचमैन ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो फिर ज़ोर से बोलता। एंड फाइनली ही लॉस हिज टेम्पर कम्प्लीटली, और अपना गुस्सा खो देता। ही इज कॉल्ड द ड्राइवर, वो ड्राइवर को डांटता। कंप्लेन्स डैट द मैन हैज़ मेड दैम वेट लॉन्गर देन प्रोमिस्ड एंड लाउडली डिक्लेयर, वो कोचमैन को कहता, गाड़ी वाले को कहता कि जितना टाइम तुमने कहा था उससे ज़्यादा हो गया है, और ज़ोर से चिल्ला के कहता, द जेंटलमैन इन द कोच इट डिटरमाइंड टू गेट आउट इफ़ यू डोंट ड्राइव इमीडिएटली, कि हम जितने इसके अंदर बैठे हैं सारे के सारे नीचे उतर जाएंगे अगर तुमने गाड़ी नहीं चलाई। तो अब इसके बाद में बात आती है कि वो लॉजिक को लेकर क्या तथ्य रखता है, लॉजिक के बारे में उसके भाई के क्या विचार हैं, ठीक है, रीज़न के बारे में क्या विचार हैं, लाफ्टर के बारे में क्या विचार हैं। अब हम अलग अलग विचारों को देखेंगे यहाँ पर, ये भी काफ़ी हंसी वाले हैं। वेरी क्विकली, बहुत तेज दिमाग वाला, मतलब कि वो बहुत ही तेज था। इन इन्वेंटिंग और आर्ग्यूमेंट और डिटैचिंग ए सॉफिस्ट्री, यानी कि झूठ पहचानने में,
यानी कि मेरा भाई बहुत ही तेज दिमाग वाला था कि अगर कोई आर्गुमेंट कर रहा है या फिर झूठा कोई कपट कर रहा है उसको पहचानने में, मतलब कि लोगों की आर्गुमेंट्स और झूठ के तर्क को वह जल्दी से पकड़ लेता था। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ अटेंडिंग यू इन एनी चेन ऑफ आर्ग्यूइंग, और वो नहीं चाहता कि तुम लोग आर्ग्यूमेंट करो। इंडीड ही मेक्स वाइड वर्क विद लॉजिक, और खुद इतने लंबे लंबे लॉजिक देता, इतनी लंबी चेन बना देता, मतलब खुद कहता कि तुम आर्ग्यूमेंट मत करो और खुद करता। एंड सीम टू जंप एट मोस्ट एडमायरेबल कंक्लूजन वाई सम प्रोसेस नॉट एट ऑल अकीन। बट अपने बहुत बार लंबे भाषणबाजी करने के बाद भी वो अंत में बहुत बढ़िया एक कंक्लूजन जरूर दे देता था। अबाउट द लॉजिक, नीचे हिंदी में लिखा वो पढ़ देता हूँ। यानी वह नतीजे बहुत तेज़ी से निकालता लेकिन बीच का रास्ता बिल्कुल गड़बड़ कर देता। मतलब खुद वो लंबे लंबे लॉन्ग रीजंस देता, लॉजिक देता जिनका कोई तुक नहीं होता, बट उसका नतीजा बहुत बढ़िया होता था। कंसिस्टेंटली इनफ टू दिस ही हैज बीन हियर्ड टू डिनाई अपॉन सर्टेन ओकेजन्स। कंसिस्टेंटली यानी कि उसके अनुरूप, ही हैज़ बीन हियर टू डिनाई, उसे बहुत सुना जा सकता था डिनाई करते, मना करते हुए, अपॉन सर्टेन ओकेजन्स, कभी कभी, डैट देयर एग्जिस्ट सच ए फैकल्टी, क्षमता, एट ऑल मैन इज रीज़न, यानी कि लोगों के अंदर रीज़न होता है, वो इस बात को इनकार कर देता था। वो ये बात नहीं मानता था कि रीज़न नाम की कोई चीज़ इंसानों के अंदर होती है। एंड wondered how man come first to have a conceit of it, influencing his neglection with all might of reasoning he is master of। हंसने वाली बात यहाँ पर ये है कि वो ये बात मानता था कि लोगों के अंदर रीज़न नाम की कोई चीज़ नहीं है, तर्क शक्ति नामक की कोई चीज़ नहीं है, और वो इस चीज़ को साबित करने के लिए खुद बहुत सारे रीज़न और तर्क देता। ऐसा भी हो सकता है, मतलब जो बंदा कहता है कि रीज़न नाम की चीज़ नहीं है और रीज़न, ये बात साबित करने में खुद रीज़न देता। मनुष्य में रीज़न जैसी कोई चीज़ नहीं होती ही नहीं, और यह साबित करने के लिए वह खुद बहुत सारे तर्क देने लगता। बहुत आयरनी यहाँ पर है, वह तर्क की शक्ति नहीं होती, यह बात तर्क देखकर साबित करता है। इससे पता चलता है कि उसका व्यवहार कितना विरोधाभासी है। आगे हंसी के बारे में, वो बहुत ही कम वो कहता था कि लोगों को हंसना नहीं चाहिए, और खुद ऐसे मुर्गे की तरह हंसता था। ही हैज़ सेम स्पेकुलेटिव नोशंस अगेंस्ट लाफ्टर, इसी प्रकार का अनोखा विचार उसका हंसी को लेकर था। एंड विल मेंटेन्स डैट लाफ्टर इन नॉट नेचुरल टू हिम, हंसना उसकी प्रकृति में नहीं था, यानी कि वो खुद ज़्यादा बहुत हंसता नहीं था। व्हेन, जबकि पेराडवेंचर संयोग से, द नेक्स्ट मोमेंट ही लंग्स शैल क्रो लाइक चैंटिक्लियर, और अगले पर वो मुर्गे की तरह किसी मोमेंट पर हंसने लगता। लोगों को कहता कि हंसना नहीं चाहिए ऐसे पागलों की तरह, और अगले पल खुद किसी बात पर हंस पड़ता। जेम्स ने कुछ अजीब सिद्धांत हंसी के बारे में भी थे। वह कहता है कि हंसना मेरी प्रकृति में नहीं है, लेकिन अगले ही पल वह मुर्गे की तरह ठहाका लगाकर हंस पड़ता, जैसे कि चैंटिक्लियर मुर्गा। यह भी एक प्यारा सा विरोधाभास है, सिद्धांत से गंभीर लेकिन बहुत व्यवहार में हंसमुख। आगे चतुराई के बारे में, मजाक के बारे में, जेम्स ये कहता था कि लोगों को चतुर चालाक नहीं बनना चाहिए, और खुद बहुत चालाक था। ही सेज सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन वर्ड, दुनिया की सबसे बढ़िया बातें वो कहता था। एंड डिक्लेयर्ड डैट विट इज हिज एब्जर्शन, एबर्जन्स क्या होता है, नापसंद, यानी कि खुद तो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, और खुद ये भी कहता था कि भाई मेरे को चतुराई या मजाक के बोल पसंद नहीं है, विटी सेइंग्स जो होती हैं। इट वॉज ही हु सैड, ये ऐसा था, उसने एक बार कहा था। अब यहाँ पे ईटन कॉलेज की बात आती है, स्कूल की, कि एक बार क्या हुआ कि चार्ल्स लैम्ब ने जेम्स को देखा, वो ईटन बॉयज़ को देख कर ये कहता है कि, अब देखना कितनी एक लाइन के अंदर कितनी गहरी बात कह देगा। कम लाइनों के अंदर गहरी बात कहना बिटी होती है, और ये जेम्स इस चीज़ को पसंद नहीं करता था, और खुद इस बात को
विटी बातें करता था। तो वो कहता ईटन बॉयज़ को देखकर, व्हाट ए पिटी टू थिंक, कि क्या दया की बात है, डैट दीज फाइन इंजीनियस लैड्स होते हैं भोले भाले सच्चे लड़के, इन फ्यू ईयर्स विल ऑल बी चेंज, कि कुछ सालों में ये बदल जाएंगे इनटू फेवरिबल्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कुछ सालों में हल्के फुल्के दिखावटी संसद बन जाएंगे। कहने का मतलब कि आज के छोटे छोटे जो लड़के स्कूल में पढ़ने वाले नाजुक से लड़के एक दिन बड़े बड़े नेता बन जाएंगे। और नेता कैसे होते हैं? चालाक। कम लाइनों के अंदर कितनी गहरी बात बोल दी। और ये होती बिटी, और इसी के वो उल्ट था। वह दुनिया की सबसे मज़ेदार और चतुर बातें करता था, फिर भी कहता था मुझे विट यानी चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर लैम एक उदाहरण देते हैं, जब उन्होंने ईटन स्कूल, इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध स्कूल, के छात्रों को खेलते देखा तो जेम्स ने कहा, अफसोस, ये भोले और सच्चे बच्चे कुछ ही सालों में मूर्ख और दिखावटी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। यह उसकी तीखी बुद्धि, शार्प बिट का बेहतरीन उदाहरण है। उसने एक वाक्य में समाज के ढोंग और राजनीति के दिखावे को व्यंग कर दिया। आगे आगे चार्ल्स रैम अपने जेम्स ब्रदर के बारे में बताते हैं कि उसका बुढ़ापा कैसा और जवानी कैसी थी। हिज यूथ वॉज फेरी ग्लोइंग टेम्पेचुअस, यानी कि जेम्स का जो जवानी थी वो जोशीली, उत्साही और तूफानी यानी आवेगपूर्ण थी। एंड इन एज यानी कि बुढ़ापा, ही डिस्कवर्ड नो सिम्टम्स ऑफ कूलिंग, उसका बुढ़ापा भी कोई कूलिंग ठंडेपन के सिम्टम्स नहीं दिखाता था। कहने का मतलब कि जैसे वो जवानी के अंदर जोशीला, उत्साह, तूफानी था, वैसा ही वो बुढ़ापे के अंदर भी था। दिस इज़ दैट विच आई एडमायर इन हिम, और ये जो चीज़ थी कि वो बुढ़ापे के अंदर भी इतना जोशीला, है ना, जोशीला और तूफानी, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी मेरे भाई के अंदर। आई हेट पीपल हु मीट टाइम हाफ वे, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो टाइम हाफ वे यानी कि समय से पहले ही बढ़ती उम्र के साथ में अपने आप को बूढ़ा मानना शुरू कर देते हैं। जो उम्र बढ़ने के साथ में खुद को बूढ़ा मान लेते हैं, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। बल्कि मेरा जेम्स भाई जो था वो बिल्कुल उल्टा, वो बुढ़ापे के अंदर भी ऐसे जवानों वाली एनर्जी उसके अंदर। अभी आगे देखना। आई एम फॉर नो कॉम्प्रोमाइज विद डैट इनएविटेबल स्पॉइलर, मतलब कि मैं समय जो सबको बूढ़ा बना देता है उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यानी कि मैं भी, मतलब वो ऐसा था कि समय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। वो नहीं मानता कि टाइम के साथ में आप बूढ़े होते हो, वो मानता था कि आप सोच विचार से बूढ़े होते हो। वाइल ही लिव्स जेम्स इलिया विल टेक हिज स्विंग, मतलब कि एक तरफ तो अभी देखने को मिलेगा कि चार्ल्स लैम्ब की ज़िंदगी कैसी थी, और एक तरफ इनके भाई की लाइफ कैसी थी, वो कैसे जीता था। वो पूरी स्विंग यानी मस्ती में अपनी ज़िंदगी जीता था। इट डज मी गुड, ये मुझे अच्छा लगता है, एज आई वॉक टूवर्ड द स्ट्रीट ऑफ माई डेली एवोकेशन। चार्ल्स लैम्ब जो कंपनी थी जो इंडिया के अंदर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंदर क्लर्क की नौकरी ये करते थे रियल लाइफ के अंदर। तो ये नौकरी पे जाते थे। तो चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि इट डज मी गुड, ये मुझे अच्छा लगता था, एज आई वॉक टुवार्ड द स्ट्रीट ऑफ माई डेली एवोकेशन ऑन सेम फाइन मई मॉर्निंग, मई की मॉर्निंग को डेली एक ही गली पे जाना मुझे अच्छा लगता था। टू मीट हिम मार्चिंग इन द क्वाइट अपोजिट डायरेक्शन, और वहीं पर अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए मुझे मेरा भाई मिल जाता, विद ए जॉली हैंडसम प्रीसेंस, खुश मिजाज और आकर्षक रूप में, एंड शाइनिंग सैंग्विंग फेस, लाल चमकता हुआ चेहरा जो उत्साह और जीवन से भरा हुआ। अब कंपेयर करो, चार्ल्स लैम्ब जा रहे हैं नौकरी पे, सुबह सुबह मुंह से ऐसे बना के नौकरी पे लोग जाते हैं, कैसी नीरस बोरिंग सी ज़िंदगी होती है, और एक तरफ इनका भाई खुश मिजाज, लाल चेहरा चमकता, जोश से भरा हुआ। डैट इंडिकेट सम परचेज इन हिज आई, यानी कि उनकी आंखों में कोई खरीद की चमक को शो करता, जैसे उसने कोई चीज़, कोई नया पेंटिंग खरीदी हो, क्योंकि उन्हें पेंटिंग्स अच्छी लगती थी। पेंटिंग किसकी? जैसे कि क्लाउड। अब क्लाउड कौन थे? क्लाउड एक प्रसिद्ध चित्रकार था, और हॉबीमा, हॉबीमा डच चित्रकार था
जैसे उसने क्लाउड की या फिर हबीमा की कोई फेमस पेंटिंग्स खरीद ली हो, उसकी आंखों में उसकी चमक दिखती थी। फॉर मच ऑफ हिज इनअवेबल लेजर ही कंज्यूम्ड एट क्रिस्टी एंड फिलिप। यानी कि ये जो जगहों का नाम आया, यहाँ पर दो जगह आई हैं, क्रिस्टी और फिलिप। ये प्रसिद्ध आर्ट के ऑक्शन हाउस हैं। जैसे उसने वहाँ से इन चीज़ों को खरीद लिया हो। और वेयर नॉट टू पिक अप पिक्चर्स एंड सच गॉड, चित्र और सजावटी वस्तुएं खरीदने में, तो देखने में ऐसा लगता है उसकी आंखें ऐसी होती थी। इसको एक्सप्लेन थोड़ा और कर देते हैं नीचे। चार्ल्स रैम कहते हैं, हीज कज़न जेम्स इलिया वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड पैशन इन हिज यूथ के अंदर इसका भाई काफ़ी फुल ऑफ पैशन और फुल ऑफ लाइफ था। एंड इवन इन ओल्ड एज, और बुढ़ापे के अंदर भी। डैट फायर इंसाइड हिम हैज़ नॉट कोल्ड हिम, और उसके अंदर की ये आग उन्हें कभी ठंडा होना नहीं देती थी। बुढ़ापे के अंदर भी बिल्कुल आग थी। ही एडमायर डैट क्वालिटी, इस क्वालिटी को चार्ल्स लैम एडमायर करते हैं। डैट जेम्स डज नॉट ग्रो ओल्ड इन स्पिरिट, कि आत्मिक रूप से, आत्मा के रूप से जेम्स बूढ़ा नहीं हुआ। लैम सेज ही डिसलाइक पीपल हु मीट टाइम हाफ वे। लैम कहते हैं कि मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो बूढ़े होने पर बूढ़ा मान लेते अपने आप को। मीनिंग पीपल हु एज दे ग्रो ओल्डर स्टार्ट बिहेविंग ओल्ड बिफोर दे रियली आर, कि जो लोग बुढ़ापे से टाइम से पहले अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं, उनको चार्ल्स लैम पसंद नहीं करता। ही हिमसेल्फ बिलीव डैट वन शुड नॉट सरेंडर टू ओल्ड एज और डलनेस, और वो भी मानता था, इसका भाई, कि किसी व्यक्ति को ओल्ड एज के आगे या डलनेस के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। जेम्स लाइफ स्टाइल यहाँ पे दिखाया गया कि ऐसा था। जेम्स स्टिल लिव्स जॉयफुल एंड एनर्जेटिकली वाइल लैम गोज टू हिज डेली जॉब, हिज क्लर्कशिप इन ईस्ट इंडिया हाउस। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, जेम्स गोज आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जेम्स दूसरी डायरेक्शन पे जाता टू आर्ट गैलरीज। यानी कि जिस टाइम पर हमारे चार्ल्स लैम अपनी नौकरी वाले काम पे जाते, उस टाइम पर चार्ल्स लैम आर्ट गैलरीज के अंदर जाता, वहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स खरीदने के लिए। यार क्या मतलब मज़े वाली लाइफ है ना। एक बंदा नौकरी पे जा रहा है, एक अपनी शौक को पूरा करने जा रहा है। टू आर्ट गैलरीज एंड एक्शन हाउसेस क्रिस्टी एंड फिलिप टू बाय ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बाय आर्टिस्ट लाइक क्लाउड एंड हॉबीमा। वहाँ पर क्लाउड की और हबीमा की पेंटिंग खरीदने के लिए वो वहाँ पर जाता। हिज फेस शाइन्स विद एक्साइटमेंट, उसकी आंखों के अंदर एक्साइटमेंट होती। हिज स्टेप इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके कदमों के अंदर कॉन्फिडेंस होता। एंड हिज आईज स्पार्क विद द थ्रिल ऑफ न्यू परचेज, और दिखता था कि आंखों के अंदर उसकी आंखें कुछ आज कुछ नया खरीदने जा रही है। जब वो रास्ते में मिलते इस मौके पर, ऑन दीज ओकेजन्स ही मोस्टली स्टॉप्ड मी, तो जेम्स चार्ल्स लैम्ब को रोक लेता इस मौके पर रास्ते में, गली के अंदर, टू रीड ए शॉर्ट लेक्चर, कुछ भाषण देने के लिए, ऑन द एडवांटेज ए पर्सन लाइक मी पोजेजेज अबव हिमसेल्फ। मेरे जैसे व्यक्ति पर वो अपनी भाषणबाजी को थोपता, मेरे जैसे कामकाजी व्यक्ति को उस पर जो लाभ है। यानी कि वो ये भाषण देता कि भाई तेरे पास नौकरी है, तेरे तो मज़े हैं। मतलब जेम्स उल्टा इसको कहता था कि भाई तेरे पास नौकरी है, बढ़िया है। इन हैविंग इज टाइम ऑक्यूपाइड विद बिजनेस विद ही मस्ट डू, ऐसा काम जो करना ही पड़ता है। मतलब बढ़िया है, तेरे को मौज है, तेरे पास एक ऐसी नौकरी है, कम से कम तू फ्री तो नहीं है। अश्योर हिम डैट ही ऑफन फील्स इट हैंग हैवी टू हिज हैंड्स, और मुझे कहता कि भाई समय उसके हाथों में भारी व्यर्थ लगता है, यानी कि उसे फ्री बैठना काफ़ी बोरिंग सा लगता है। जेम्स ये कहता कि भाई तेरे तो यार मज़े हैं, मैं तो ऐसे फ्री घूमता रहता हूँ, कुछ काम नहीं, कुछ और नहीं भाई, है ना, ऐसे ही। विशेज़ ही हैड फ्यूर हॉलीडे, और वो कहता कि भाई काश मेरे ये छुट्टियाँ मेरी ख़त्म हो जाएं, मेरे को कोई काम को मिल जाए तो बढ़िया है। एंड गोज ऑफ वेस्टर्न हो, और वो फिर गाना गाने लग जाता, वेस्टर्न हो, चांटिंग ए ट्यून टू पॉल मॉल, लंदन की प्रसिद्ध सड़क। और ये कहकर वो एक गाना गाते हुए पॉल मॉल की गलियों की तरफ चला जाता, परफेक्टली कन्विंस। देखो वो गाना गाता हुआ गुनगुनाते हुए जा रहा है मज़े से। डैट ही इज़ कन्विंस्ड मी, उसे लगता कि उसने मुझे कन्विंस कर लिया, मतलब मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि मेरे पास नौकरी है, मैं बढ़िया हूँ। बट रियलिटी कुछ और है ना, उसे भी पता है कि कितनी बोरिंग लाइफ होती है डेली जॉब पे जाना। वाइल आई प्रोसीड इन माई ऑपोजिशन डायरेक्शन ट्यूनलेस, और एक तरफ मैं निकलता ट्यूनलेस,
ऐसे उदास सा ग्लूमी सा चेहरा बनाकर। अब ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बात बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि it is pleasant again to see this professor of indifference doing the honor of his new purchase when he has fairly housed it। कि ये बात और भी आनंद देती, बड़ा हंसी का विषय बन जाती। प्रोफेसर ऑफ इंडिफरेंस यानी कि जो खुद को उदासीन दिखाता है, उसको जब वो कोई चीज़ नहीं खरीद के लेके आता तो कैसे गर्व के साथ में उसको दिखाता। जब आप उदासीन हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या चीज़ खरीदी कैसे है, पर जैसे भी कोई नई चीज़ खरीद के लेके आता पूरे जोश के साथ में सभी को दिखाता। यू मस्ट व्यू इट इन एवरी लाइट till he has found the best, placing it and this a distance at that, by always suiting the focus of your sight to his own। यानी कि वो जो चीज़ वो खरीद के लेके आता, जो पेंटिंग वो आर्ट कला वो लेके आता, उसको कभी वो इस कोने में रखता, कभी उस कोने में रखता, कभी लाइट में रखता, और लोगों को ये कहता कि तुम इसे इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, यार ऐसे नहीं ऐसे देखो। वो ऐसे से बोलता। मतलब कि जो उदासीन है, ऊपर जो बात आई थी कि प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंस, वो है तो प्रोफेसर ऑफ इनडिफरेंस, अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मुझे चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अपनी खरीदी हुई चीज़ को बड़े ही ऐसे पैशन के साथ में शो करता, भाई ऐसे देखो ऐसे देखो। यू मस्ट स्पाई एट इट थ्रू योर फिंगर्स, कि तुम्हें यहाँ पे टच करके देखो, इसमें ये चीज़ देखो कैसी है। टू कैच द एरियल पर्सपेक्टिव, दूरी से देखने वाली हल्की धुंधली सुंदरता। तो यू एश्योर हिम, हालांकि दो यू एश्योर हिम डेट यू द लैंडस्केप शो मच मोर एग्रीबल विदाउट डैट आर्टिफिस। कहने का मतलब कि वो आपसे ये बात मनवा लेता कि आप ये बात बोलो कि हाँ, जो चीज़ वो खरीद के लेके आया है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे उसका शोइंग ऑफ इज न्यू परचेज ये दिखता है कि वो कैसे दिखाता था। चार्ल्स लैम्ब calls his cousin the professor of indifference because James always pretend to be calm and detached, as if material things don't excite him। हालांकि जैसे कि मटेरियल चीज़ें उसे एक्साइट नहीं करती, बट when he buys a new painting, जब वो एक नई पेंटिंग खरीदता, he becomes childishly proud and full of excitement कि भाई ये देख 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 मैं कैसे क्या लेके आया हूँ, अरे देख तो सही यार, ऐसे एक्ट करता। ही शो इट टू एवरीवन, वो ये सभी को दिखाता। प्लेस इट हेयर एंड देयर, वो इसको यहाँ रखता वहाँ रखता। चेंज द लाइट एंड फोर्स यू टू लुक एट फ्रॉम द हिज एंगल, कि तुम उसे उसी के एंगल से देख पाओ, ऐसे से चीज़ों को रखता। इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी टायर्ड, भले आप थक चुके हो, बोर हो चुके हो, ही इवन आस्क यू टू लुक थ्रू योर फिंगर्स, कि भाई खड़े होकर देख, हाथ लगा के देख ये चीज़ कैसी है, ऐसे करता वो। इफ़ यू पोलाइटली से, अगर तुम ये कहते इट लुक्स बेटर नॉर्मली विदाउट दिस ट्रिक, अगर आप नॉर्मली कह देते ना कि हाँ यार बढ़िया है, ही स्टिल इंसिस्ट ही मेथड इज बेस्ट, वो कहता कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें देख नहीं आता, इस एंगल से देखो। तो लोगों को अपने नज़रिए से वो दिखाता चीज़ों को। वो वी टू बी, दुख या अफसोस उस व्यक्ति पर, द लकी लेस वेट बेचारा, हु नॉट ओनली डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज रैप्चर बट हु शुड ड्रॉप एन unseasonable imitation of preferring one of his anterior bargains present। The last is always his best his Cynthia of minute। Cynthia of minute क्या होता है कि उस पल की चांदनी, यानी कि कोई व्यक्ति जब उसकी जो नई चीज़ लेके आया है उसे ये कहता कि भाई यार नहीं यार पहले वाली बढ़िया थी, तो भाई फिर वो ये बात मनवा के रहता कि नहीं पहले वाली पुरानी थी, ये वाली बढ़िया है, मतलब उसे अपनी बात ही मनमानी है। नेवर कॉन्ट्राडिक्ट हिज एंथ्यूजियम। लैम वॉर्म ह्यूमरियसली यहाँ पे काफ़ी मजाक में कहते हैं, इफ़ समवन डेयर टू से दैट द प्रीवियस पिक्चर वॉज बेटर दैन दिस वन, दैट पर्सन इज डूम्ड। उस बेचारे की तो आ लगी। बिकॉज फॉर जेम्स
द लेटेस्ट पिक्चर इज ऑलवेज द बेस्ट इज सिंथिया ऑफ मिनट। सिंथिया मून को कहते हैं, यानी कि उसके लिए तो वही चीज़ चांद होती थी। मीनिंग हिज न्यूएस्ट लव हिज लेटेस्ट ऑब्जेशन लाइक मून ऑफ मोमेंट। अलास हाउ मैनी ए माइल्ड मैडोना। मैडोना यानी कि अब यहाँ पे हमें चार्ल्स लैम्ब ये बताएंगे कि कितनी ही पुरानी तस्वीरें, जब वो तस्वीर लेके आता, पहली पहली जो लेके आता वो उसके लिए बेस्ट होती। जैसे वो और लेके आता तो पहले वाली पुरानी हो जाती, और लेके आता तो उससे पहले वाली और पुरानी हो जाती। अब यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से कौन सी पिक कैसे कैसे करते बिल्कुल कबाड़ के अंदर चली जाती थी। अलास हाय हाउ मैनी ए माइल्ड मैडोना। माँ मरियम का कोमल सा चित्र। हैव आई नॉन टू कम इन ए राफेल। महान राफेल का चित्र। कीप इट एक्सटेंडेंसी श्रेष्ठ स्थान। कि किस प्रकार पहले वो माइल्ड मैडोना का चित्र लेके आए थे, बाद में वो राफेल का चित्र लेके आ गए। कीप इट एक्सटेंडेंसी फॉर ए फ्यूर ब्रीफ मून्स। थोड़े महीनों के लिए वो उसके लिए मून रहे, बाद में वो पुराने हो गए। देन आफ्टर सर्टेन इंटरमीडियल डिग्रेशंस, धीरे धीरे पीछे हटना, डिग्रेशन करना। फ्रॉम द फ्रंट ड्राइंग रूम टू बैक गैलरी, कि वो तस्वीरें जो फ्रंट ड्राइंग रूम में थी कैसे वो धीरे धीरे फिर बैक गैलरी में चली गई। देन उसके बाद में टू डार्क पार्लर, और बाद में वो अंधेरे वाले कमरे में चली गई। यानी कि कुछ तस्वीरों को पहले वो मुख्य रूम कमरे में रखता था, वो चीज़ें फिर बाद में जब पुरानी हो गई पीछे वाले कमरे में चली गई, उसके बाद में अंधेरे वाले कमरे में चली गई। अडोप्टेड इन टर्न बाई ईच ऑफ द क्रेसी। ये क्रेसी क्या है? इटली के चित्रकार परिवार, इटली का। अंडर सक्सेसिव लॉइंग, आपको ये करेक्टर याद रखने कौन कौन सी बातें, कौन कौन से चित्रकार यहाँ पे आ रहे हैं। अंडर सक्सेसिव लॉर्डिंग एस्क्रिप्शंस ऑफ फैलिटेशन, नए चित्रकारों के नाम देकर उसकी कीमत घटती जाती। जैसे कोई नया चित्रकार आता, पुराना उसके लिए पुराना हो जाता। माइल्डली ब्रेकिंग इट्स फॉल, धीरे धीरे उसका महत्व गिरता। कंसाइंड टू द ऑब्लिवियस ल्यूमर रूम, भूल चुके स्टोर रूम में भेज देना। अंत में उन चीज़ों को ऐसे रूम के अंदर भेज देता जहाँ वो तस्वीरों को भूल ही जाता कि कभी उसने इस तस्वीर की वैल्यू क्या थी उसके लिए। गो आउट एट लास्ट, आखिर में वो चीज़ें खत्म हो जाती। टू लुका गिरोडोना और प्लेन कार्लो मराठी, साधारण चित्रों के बदले साधारण चित्रों के नाम है जो नाम अभी आए थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाउ क्विकली हिज पैशन फेड, उसका पैशन कैसे जल्दी बदल जाता। ये बातें रिपीट करने की नहीं है। विच थिंग्स व्हेन आई बिहेल्ड, जब मैं यह सब देखता, म्यूजिंग अपॉन, सोचते हुए, द चांस एंड म्यूटेबिलिटी ऑफ फेट बिलो हैड मेड मी द रिफ्लेक्ट अपॉन अल्टर्ड कंडीशन ऑफ ग्रेट पर्सोनेज। पर्सोनेज क्या होता है? महान व्यक्ति। ऑफ डैट व्यूफुल क्वीन ऑफ रिचर्ड द सेकेंड, रिचर्ड सेकेंड की वाइफ। नीचे इनको समराइज करेंगे। सेट फोर्थ इन पॉम्प, पॉम्प होता है भव्यता। शी कम अडोरेंट हिंटर लाइक स्वीट में मई, शी, ये लाइन याद रखना। शी केम अडोरेंट हिदर लाइक स्वीट में, सेंट बैक लाइक हॉलॉन्स और शॉर्टन डे, वह आई थी जैसे कि मई का सुंदर बहार और लौट गई जैसे ठंडे अंधेरे दिनों में। ये लाइन थी। अब इसके बारे में क्या है यहाँ से देखो। लैम्स रिफ्लेक्शन ऑन फेथ, भाग्य के बारे में लैम्प का क्या रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। वॉचिंग दिस कॉन्स्टेंट राइज एंड फॉल ऑफ हिज कजन्स पेंटिंग्स, उनके कजन्स की पेंटिंग का राइज एंड फॉल देखकर कि वो नई पेंटिंग लेके आता है, पुरानों को भूल जाता है। लैम्प बिकेम्स थॉटफुल, तो लैम्प थोड़े से यहाँ पे विचार रखते हैं अपने, उनको कुछ अपनी फिलॉसफी यहाँ पे दिखती है चीज़ों को पुराना होते हुए देखकर। ही सेज, वो कहते हैं, चार्ल्स लैम्प यहाँ पे कहते हैं, व्हेन आई सी दीज पिक्चर्स वन ऑनर्ड एंड नाउ फॉरगॉटन, कि मैंने इन चीज़ों को देखा था कि एक बार इन चीज़ों को, इन पिक्चर्स को सम्मान दिया गया था और अब इन्हें भुला दिया गया है। आई थिंक ऑफ चेंज ऑफ ह्यूमन फॉर्चून, ये ह्यूमन के फॉर्चून को शो करता है कि कभी कभी उनको सम्मान मिलता है और कभी उनको भुला दिया जाता है। हाउ ग्रेट पीपल टू फॉल फ्रॉम गैलरी इंटू निगलेक्ट, ग्लोरी इंटू निगलेक्ट, किस प्रकार से महान लोग जिनकी कभी भव्यता थी, शान थी, बाद में उनको निगलेक्ट कर दिया गया। ही रिमेंबर द क्वीन इन शेक्सपियर, शेक्सपियर का वर्क रिचर्ड सेकेंड,
शेक्सपियर का प्ले रिचर्ड सेकंड जो कि हिस्टोरिकल प्ले है, उसमें से क्वीन का जो जिक्र आता है उसकी बात यहाँ पे लेते हैं। हु केम इन रॉयल स्प्लेंडर, जो कि एक रॉयल स्प्लेंडर यानी कि लाइक ए स्वीट मई की तरह आई थी, बट वॉज सेंट अवे इन मिजरी लाइक हॉलंड्स और शॉर्टन डे, और बाद में हॉलंड्स और या शॉर्ट डे की तरह चली गई। तो शेक्सपियर का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया उनके वर्क का। सो द फॉल ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम द ड्राइंग रूम टू लैम्बर रूम, पेंटिंग्स का ड्राइंग रूम से लैम्बर रूम की तरफ जाना इज लाइक द फॉल ऑफ क्वींस फ्रॉम हर थ्रोन टू डिस्ग्रेस, ये चार्ल्स लैम्ब के लिए वैसा ही है जैसे क्वीन का अपने थ्रोन से डिस्ग्रेस हो जाना, अपमानित हो जाना। आगे हमें चार्ल्स लैम्ब अपने भाई के बारे में ये बताएंगे कि वो दूसरे लोगों से कितना प्यार करता है, उनको कैसे समझता है, क्या फीलिंग्स है उसकी लोगों के प्रति या फिर चार्ल्स लैम्ब के प्रति। विद ग्रेट लव फॉर यू, आपके लिए गहरा प्रेम रखते हुए भी, यानी कि उसका गहरा प्रेम है आपके लिए। जेम्स इलिया हैथ बट ए लिमिटेड सिंपथी विद वट यू फील और टू डू, यानी कि दिखाने में वो ऐसा लगता है कि जेम्स आपसे बहुत प्यार करता है, बट आप क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, ये उन्हें पता ही नहीं, ये जेम्स को पता ही नहीं। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ हिज आउन, वो अपने ही संसार में रहता है। एंड मेक्स सिलेंडर गैसेस एट वट पैशन इन योर माइंड, और आपके दिमाग में क्या पेशेंस हैं उसको लेकर अपने ही खुद हल्के फुल्के और गलत अनुमान लगाता है, यानी कि भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, दिखाता है कि तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। ही नेवर पियर्स द मैरो, यानी कि गहराई तक नहीं पहुँच पाता ऑफ योर हैबिट। हिज इफेक्शन बट लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, लैम ये कहता है, दो हिज कज़न जेम इलिया लव यू डीपली, कि भले ही आपका कज़न इलिया बहुत प्यार करता है। ही डज नॉट रियली अंडरस्टैंड योर इनर फीलिंग, बट वो आपकी अंदर की फीलिंग को नहीं समझ पाता, समझता नहीं है। ही लिव्स इन हिज आउन वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में रहता है। ही ओनली मेक्स रफ गैसेज अबाउट वट यू माइट बी थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में वो एक हल्के फुल्के अनुमान लगाता है। ही नेवर रियली रीचेज द कोर ऑफ योर हैबिट और इमोशंस, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, वो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता। यानी वह दिल से अच्छा है पर दूसरों की भावनाएं समझने में कमज़ोर है। ही विल टेल एन ओल्ड स्टैब्लिश्ड प्ले गोर that Mr. such a one and so is very lively comedian as a piece of news, वो पुरानी किसी बात को जो लोगों को ऑलरेडी पता है उसके बारे में ऐसे बताएगा कि वो कोई नई चीज़ बता रहा है। ही एडवर्टाइज मी by that other day of some pleasant green lane which he had found out for me, knowing me to be great walker in my own immediate vicinity, वो मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि भाई तेरे को चलने फिरने का बहुत शौक़ है ना, तो मैंने अभी अभी एक नई स्ट्रीट को देखा है, एक नई गली को देखा है, तुम्हें वहाँ पर घूमना चाहिए। उसे ये बात पता ही नहीं, हु हैव हंटेड आइडेंटिकल स्पॉट एट एनी दिस 20 ईयर्स, कि उस गली में मैं पिछले 20 सालों में चल रहा हूँ। यानी कि लैम्ब जिस गली में 20 साल से घूम रहा है उसका भाई जेम्स आके ये बोलता है ऐसे जैसे कोई नई न्यूज़ उसके पता चल गई हो कि भाई मैंने एक नई गली देखी है, तुम्हें वहाँ पे घूमना चाहिए। फ़नी एग्जाम्पल्स ऑफ हिज अवेयरनेस अनअवेयरनेस, यहाँ पे उसकी अनअवेयरनेस की फ़नी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जेम्स humorously gives example. James will tell a theatre lover about some famous comedian as he is giving new information, though the listener has known that actors for years, कि कोई नए कमेडियन के बारे में जिसको ऑलरेडी लोग जानते हैं उसके बारे में अपना उसका भाई लोगों को ऐसे बताता है कि भाई मैंने कोई नया कॉमेडियन मेरे को पता चला है जिसको सुनने वाला कई सालों से जानता है। ही वंस डिस्कवर्ड सम ग्रीन लाइक वॉक लाइन्स नियर लैम्स हाउस, एक बार उसने कोई ग्रीन लाइन्स को डिस्कवर किया था लैम के घर के पास ही। एंड टोल्ड लैम हैप्पीली अबाउट दैम, और उनके बारे में उसने हैप्पीली लैम को बताया। नॉट नोइंग लैम हैड बीन वॉकिंग देयर फॉर 20 ईयर्स, उसे पता ही नहीं कि भाई लैम वहाँ पे 20 साल से इसी गली में घूम रहा है। दिस शोज जेम्स इनोसेंट डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स लाइव्स,
ये दिखाता है कि कैसे जेम्स की डिटैचमेंट थी दूसरों की ज़िंदगी को लेकर, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता था। ही हैज़ नॉट मच रिस्पेक्ट फॉर दैट क्लास ऑफ फीलिंग विच गोज बाय द नेम ऑफ सेंटिमेंटल। बहुत बढ़िया लाइन है कि जेम्स को जो सेंटिमेंटल नाम की जो फीलिंग्स होती है उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता था। कि भावनात्मक रूप से जो आप कहते हैं ना कि मेरा दिल टूट गया, मैं दुखी हूँ, ये जस्ट फीलिंग्स हैं, इनको वो केयर नहीं करता था। ही अप्लाइड द डेफिनेशन ऑफ रियल एविल टू बॉडीली सफरिंग्स एक्सक्लूसिवली। बल्कि वो बॉडीली किसी को पेन हो रहा है, किसी की टांग पैर टूट गया, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था। जो भावनात्मक जो दुख दर्द हैं उनको वो कहता था क्या है, ये बकवास है। एंड रिजेक्ट ऑल अदर्स एज इमेजरी। बाकी दुखों को जस्ट वो कल्पना कहता था। जेम हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर सेंटिमेंटल फीलिंग्स। सेंटिमेंटल फीलिंग्स के लिए जेम्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ही बिलीव ओनली बॉडीली पेन इज़ रियल। वो बॉडीली पेन को रियल मानते थे। एंड ऑल इमोशनल पेन्स लाइक हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाना, सोरो, दुख, इज़ इमेजरी। ये बात तो बढ़िया है। मतलब वो ये दिल टूट गया मेरा, ऐसा वैसा हो गया, इनको वो जस्ट इमोशनल पेन्स को कुछ भी नहीं मानते थे। कहते कल्पना है और कुछ भी नहीं है, भाड़ में जाए आपका दिल टूटना। बट स्ट्रेंजली, अब एक तरफ ये देख रहा है कि उसके भावनात्मक कोई फीलिंग नहीं है, बट ही वेरी सेंसिटिव टू द पेन ऑफ एनिमल। बट जानवरों के दुख को लेकर बहुत ही सेंसिटिव था वो जेम्स। इफ़ ही सीज ए हॉर्स, अगर वो किसी घोड़े को देखता, हार्ट, और डोंकी ओवरलोड, या किसी गधे को देखता जिस पर ज़्यादा वजन दे दिया गया है, ही बिकम्स डीपली अपसेट, तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता। मोर देन मोस्ट पीपल एवर वुड, मतलब लोगों से भी ज़्यादा। कि यार किसी घोड़े को, किसी गधे को जब देखता, मतलब इमोशनली बहुत वैसे था। अब देखने में मतलब वो उल्टा है ना, कि वो कहता है कि इमोशनल पेन कुछ होता ही नहीं, और खुद एनिमल्स के लिए फीलिंग रखता है। बट एक चीज़, अच्छी चीज़ भी दिखाता है कि एनिमल्स के प्रति उसके भाई की कितना लगाव था। अभी आगे देखना कि वो रोटी तक खानी बंद कर देता था जब कोई ऐसी चीज़ें देखता था। ही इज इफेक्टेड बाय साइट, वो इस साइट से काफ़ी इफेक्ट होता। और द बेयर सुपरस्टिशन, कल्पनाओं में, कल्पना भी अगर होती उसकी, ऑफ क्रेचिंग इन पेन, किसी जानवर को दुख में देखना या जस्ट मात्र कल्पना करना भी उसको काफ़ी इफेक्ट करता। टू ए डिग्री विच आई हैव नेवर विटनेस्ड आउट ऑफ वुमेन काइंड। एक ऐसे प्रकार का दुख वो व्यक्त करता कि शायद वो पुरुषों में नहीं होता, महिलाओं के अंदर होता है। यानी कि किसी जानवर को दुख में देखकर वो महिलाओं की तरह विलाप करता। एक कॉन्स्टिट्यूशन अक्यूटनेस, संभावनात्मक संवेदनशीलता, टू दिस क्लास ऑफ सफरिंग में इन पार्ट अकाउंट फॉर दिस। शायद यही कारण है कि वो उनको चीज़ों को नहीं बट इन चीज़ों को वो ज़्यादा मानता था, फीलिंग्स को जानवरों के प्रति। द एनिमल ट्राइब, जानवरों की जाति, इन पर्टिकुलर ही टेकन अंडर हिज स्पेशल प्रोटेक्शन, जानवरों की जाति को वो स्पेशली अपने प्रोटेक्शन के अंदर लेता था। ए ब्रोकन विंग्ड, यानी कि सांस फूलने वाला, और स्प्योर गैलड हॉर्स, एडी से घायल घोड़ा, कि कोई घोड़ा जिसकी जो ज़्यादा सांस फूल गई दौड़ दौड़ कर, जहाँ जिसकी एडी में कोई चोट आई हुई है, इज सोर टू फाइंड एन एडवोकेट इन हिम, वो समर्थक था इन चीज़ों का। यानी कि कोई घोड़े को एडी में लगी हुई है, सांस फूला हुआ है, तो उनसे ज़्यादा लगाव होता था जेम्स का। एंड ओवरलोडेड आस, ज़्यादा बोझ में ढोता गधा, इज क्लाइंट फॉर एवर, हमेशा उसका ग्राहक हित चिंतक होता था। मतलब कि उसकी ज़्यादा जो लगाव दिखता था ऐसे जानवरों के साथ में जो कि अंडरवोज होते थे, जिनको कोई प्रॉब्लम होती थी। कितनी बड़ी बात है ना ये तो। ही इज़ द अपोजल टू द ब्रूट काइंड, जानवरों के लिए पैगंबर था भाई, अपोजल था वो जानवरों के लिए। टू नेवर फेलिंग फ्रेंड, हमेशा मददगार फ्रेंड, मित्र, यानी कि वो कभी भी, ये नेगेटिव बन गया ना कि नेवर फेलिंग फ्रेंड, यानी कि वो हमें फ्रेंड बनने से कभी चूकता नहीं था, मतलब वो हमेशा फ्रेंडली रहता था। ऑफ दोज हु हैव नन टू केयर फॉर देम, जिनका कोई भी नहीं होता उनके साथ में वो फ्रेंडली होता था इन जानवरों के साथ में। द कंटेम्पलेशंस, यानी कि देखना या फिर कल्पना करना, ऑफ ए लॉबस्टर बॉयल्ड, लॉबस्टर बॉयल्ड, लॉबस्टर क्या होता है, झींगा होता है, उसको पानी में उबलते हुए देखना, यानी कि जब लोग झींगे को पकाते हैं उसको देखना, उसकी कल्पना करना। और ईल्स, ईल्स होती है मछली, मछली, स्किन अलाइव, जिंदा किसी मछली की स्किन को निकालना,
इन चीज़ों को देखना या फिर कल्पना करना, जब वो देखता था या कल्पना करता था, विल व्रिंग हिम, उसे मरोड़ देता, बहुत दुखी करता ये चीज़ें। सो डैट ऑल पिटी ही कुड डाई, दया से मर ही जाता वो ये बातें सोच कर कि यार कैसे झींगे को पानी में उबाल रहे हैं, मछली की चमड़ी उतार रहे हैं। इट विल टेक इन सेवर फ्रॉम हिज प्लेट, ये चीज़ें उन्हें प्लेट से दूर कर देती, उसकी प्लेट का स्वाद खत्म कर देती, यानी कि वो खाना ना खाता इन बातों को जब सोचता। एंड इट रेस्ट फ्रॉम हिज पिल्लो, और रातों की इसकी नींद उड़ जाती। फॉर दीज एंड नाइट, दिन और रात, यानी कि ये सीन देखकर कल्पना करके वो खाना पीना बंद कर देता, रात को सोना तक बंद कर देता। इतना ज़्यादा दुख लगता जेम्स को जानवरों को दुख में देखकर। विद द इंटेंस फीलिंग ऑफ थॉमस क्लार्कसन, यहाँ पे जिक्र आया थॉमस क्लार्कसन का। थॉमस क्लार्कसन कौन थे? जिन्होंने गुलामों की मुक्ति के लिए काम किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने गुलामों को छुड़ाया था। उसी प्रकार की फीलिंग जेम्स के अंदर थी जानवरों के लिए। ही वॉन्टेड ओनली द स्टिडनेस ऑफ परस्यूट यानी कि लगातार प्रयत्न करने की स्थिरता, एंड यूनिटी ऑफ पर्पज ऑफ द ट्रू यॉक फेलो विद टाइम, समय का साथी वो बनता था, जिस प्रकार थॉमस क्लार्कसन थे। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई जानवरों के लिए वो किससे कंपेयर किया गया है? जानवरों के लिए वो वैसा ही था जैसे कि थॉमस क्लर्क गुलामों के लिए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। बस पास में ही है, 28 पेज पर हम आ चुके हैं, 4 पेज हमारे और हैं। कोशिश रहेगी कि 2 घंटे से पहले पहले ख़त्म कर दें। टू हैव इफेक्टेड एज मच फॉर एनिमल, जानवरों के लिए उतना ही कर सकता था, एज ही हैथ डन फॉर द निग्रो क्रिएशंस, निग्रो क्रिएशंस के लिए, निग्रो व्यक्तियों के लिए, अफ्रीकी जो दास समुदाय था उनके लिए जितना कुछ थॉमस क्लार्कसन ने किया उतना कुछ ही वो जानवरों के लिए करता था। कौन? जेम्स इलिया, इनका कजन। तो यहाँ पे उनकी काइंडनेस देखने को मिलती है एनिमल्स के बारे में, यानी कि जानवरों की पीड़ा देखकर उसका दिल रो पड़ता था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बट माई अनकंट्रोलेबल कज़न, मेरा नियंत्रण रहित चचेरा भाई, यानी कि इसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, इज़ बट इम्परफेक्टली फॉर्म्ड फॉर पर्पज विच डिमांड कोऑपरेशंस। अब मेरा भाई ज़्यादा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता था, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करता था। यहाँ पर जेम्स चार्ल्स लैम्ब ये बताएंगे कि मेरा भाई जो ये समुदाय चलते हैं मिलके काम करते हैं इनके लिए नहीं बना था, क्योंकि भाई जो समुदाय होते हैं, हेल्प जो करने वाले होते हैं, चैरिटेबल जो करते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं हेल्प करने के लिए, सोसाइटीज़ बनी होती हैं, उनके लिए नहीं बना था, क्योंकि वो बहुत सोचते थे, धीरे धीरे काम करते थे। और मेरा भाई ये कहता था कि भाई सोचना क्या है, जस्ट जो करना है वो करो। तो वो उनके साथ उसकी बनती नहीं थी, उनको इन समुदाय से निकाल भी दिया गया था। बट माई अनकंट्रोलेबल कज़न इज बट इम्परफेक्टली फॉर्म्ड फॉर पर्पज डिमांड कोऑपरेशन डिमांड के लिए जो पर्पज़ थे मेरा भाई उनके लिए शायद नहीं बना था। ही कैन नॉट वेट, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। हिज एलिमिनेशन प्लान्स हिज एलिमिनेशन प्लान्स, उसके सुधार की योजनाएं, मस्ट बी रिपेंड इन ए डे, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी जो योजनाएं हैं ना, जो मैं प्लानिंग करता हूँ, बस वो एक दिन में पूरी कर दूँ। फॉर दिस रीज़न ही हैज़ कट, बट इसी कारण वो कटा हुआ था, बट एन इक्वल फिगर, अस्पष्ट और अस्थिर छवि के कारण, इन विनोवेलेंट सोसाइटीज़, परोपकारी संस्थाएं, एंड कॉम्बिनेशंस यानी कि संघ, फॉर द एलिवेशंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मानव कष्टों को घटाने के लिए जो संगठन बने होते हैं, परोपकारी संस्थाएं बनी होती है, शायद यही कारण था कि वो उनका हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा सोचते थे, विचार करते थे, टाइम लगाते थे। बट मेरे भाई को जो प्लानिंग थी वो एक दिन के अंदर पूरी करनी होती थी, इसलिए उनकी इनके साथ में नहीं बनती थी। हिज झील की जोश कॉन्स्टेंटली मेक्स हिम टू आउटरन, क्योंकि मेरे भाई का जोश उसको आगे निकाल देता, एंड पुट आउट हिज कंजक्चर्स, और उनके सहयोगियों के साथ में वो बाधा बन जाता। वो तो अभी विचार ही कर रहे होते थे, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये पहले चल पड़ता कि भाई चलो करो ऐसे जो करना है। ही थिंक्स ऑफ रिवीलिंग, मदद करने के बारे में सोचता था, वाइल दे थिंक टू डिबेटिंग, बहुत बढ़िया लाइन है कि मेरा भाई मदद करने के बारे में सोचता था और वो डिबेट करने के बारे में, वो डिबेट करते रहते, बहस करते रहते। कौन? वो सोसाइटीज़, वो संघ। ही थिंक्स ऑफ रिवीलिंग वाइल दे थिंक टू डिबेटिंग, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या करता था।
यहाँ पे दिख रहा है कि इसका भाई जस्ट मदद करने में बिलीव करता है, बाकी जो संघ वो डिवाइड करते हैं कि पहले क्या करेंगे कैसे करेंगे, जो आजकल चलता है। ही वॉज ब्लैक बैलेड। ब्लैक बैलेड होता है यानी कि किसी को वोट दे के बाहर निकाल देना। तो मेरे भाई को वोट निकाल के मतदान करके उनके संघ समूहों से बाहर निकाल दिया। कारण यही था ऊपर जो आया, आउट ऑफ सोसाइटी फॉर द रिलीफ ऑफ, आगे डैशेस कर दिया क्योंकि इन पर जो कंपनियां थी किसी सहायक संस्था से निकाल दिया गया। बिकॉज द फेवर, क्योंकि उसके जोश के कारण, ऑफ हिज ह्यूमिनिटी, मानवता के लिए जिसके अंदर जोश था उसके जोश के कारण उसको बाकी संघ समूहों से निकाल दिया। टॉयल बियॉन्ड ऑफ फॉर्म्ड एप्रीहेंशन एंड क्रीपिंग प्रोसेस ऑफ हिज एसोसाइटीज, साथियों के एसोसिएट, साथियों के साथ में, क्योंकि वो बहुत ही आगे बढ़ जाता था, बल्कि इनके साथियों की प्रक्रिया क्या होती थी, बहुत ही धीमी होती थी। आई शैल अलाउ कंसिडर दिस डिस्टिंक्शन एज ए पेटेंट ऑफ नोबिलिटी इन इलियाज फैमिली। बहुत बढ़िया लाइन आई है। जेम्स कहते हैं यहाँ पे, चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं कि ये जो विशेष अनोखी बात थी ना, यही हमारी इलिया फैमिली के उच्च कुल का प्रमाण था कि हम सोचते कम थे, हम एक्शन लेते थे लोगों की सहायता करने के लिए। तो इसका भाई कितना बढ़िया था, अब सोच लो। सोसाइटीज़ ने, संघों ने बाहर क्यों निकाल दिया, ये समाज की थोड़ी सी रियलिटी देखने को मिलती है ना भाई। उन्हें तो प्लानिंग करनी है, बीच में हिस्सा भी बांटना होता है, कुछ बहुत कुछ करना होता है। मेरा भाई चाहता था कि जो आया जब उसकी सहायता करो, हेल्प करो। यहाँ पे उसकी वीकनेस दिख रही है इम्पेशेंस की, कि किस प्रकार उसके इम्पेशेंस के कारण मेरे भाई को किन चीज़ों से बाहर रहना पड़ा। इनको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, खैर इस पर बात नहीं करेंगे। ये आप कह सकते हो कि लैम्ब प्यार से कहता है, जिसे लैम्ब प्यार से कहता है उसे जिस संस्था ने निकाला उसने दरअसल उसके दिल की महानता का प्रमाण दिया है। बहुत बढ़िया लाइन है। अब लास्ट हमारा मैटर आ चुका है जहाँ पे, डू आई मैंशन दीज सीमिंग इनकन्सिस्टेंसीज। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ, मैंने बहुत सारे वर्ड गलत प्रोनाउंस किए होंगे, सॉरी, क्योंकि भाई 2 घंटे हो गए हैं, इतना लंबा ऐसे है, विदाउट रुके आपको वीडियो देनी है, तो भाई प्लीज़ सॉरी, है ना। अगर आपको बुरा लगे तो इस बात के लिए, किसी को अगर बोर सा भी लगे तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि यूट्यूब पर कोई मैटर नहीं था, मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट करवाना था, वो भी कम टाइम के अंदर, बिल्कुल सारा का सारा। तो बहुत से बड़े बड़े लेंथी जो वर्ड आए वो मेरे से सही प्रोनाउंस नहीं किए गए, मैं इस बात को मानता हूँ, इसमें ठीक है, मानने में क्या जाता है, मैंने मान लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। डू आई मैंशन दीज सीम इनकन्सिस्टेंसीज टू स्माइल एट और अपब्रेड माई यूनिक कजन्स। अब यहाँ पे जेम्स ये कह रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब ये कह रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पर मजाकिया तरीके से मेरे भाई को की जो बातें बताई, मेरा मतलब उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्यार है, मोह प्यार है अपने भाई बहनों के अंदर। माई कजन्स, माई यूनिक कज़न, मेरा अनोखा भाई, मैरी हेवन एंड ऑल गुड मैनर्स एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट शुड बी बिटन किन्स फोक फॉरवर्ड। ऐसी बात भी देखो, अब नीचे समझते हैं इसको। लैम्ब आस्क ह्यूमरसली, यहाँ पर हंसी मजाक में लैम्ब ये पूछते हैं, एम आई मैंशनिंग माई कजन्स इनकन्सिस्टेंसीज टू मोक हिम और स्कॉल्ड हिम, कि मैंने जो भी यहाँ पर मेरे भाई का मजाक उड़ाया, क्या वो मजाक उड़ाने के लिए या उसे डांटने के लिए बातें मेंशन की है। देन ही इमीडिएटली आंसर, फिर वो जल्दी कहते हैं, हेवन एंड गुड मैनर्स फॉरवर्ड, यानी भगवान न करे कि मैं अपने भाई का मजाक उड़ाऊँ या उसे दोष दूँ। वह कहता है मैं जो भी कह रहा हूँ मजाक नहीं बल्कि प्यार से कह रहा हूँ। विद ऑल द स्ट्रेंजनेस ऑफ दिस स्ट्रेंजनेस ऑफ इलिया, अनोखी बातें, सबसे विचित्र इलिया, आई वुड नॉट हैव इन वन जॉट और टिटल जरा भी अदर देन ही इज़, यानी कि मैं मेरे इस अनोखे भाई को किसी और के साथ नहीं बदलना चाहता, वह जैसा है वैसा ही रहे, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। नाइदर वुड आई बार्टर और एक्सचेंज, मैं उसे बदलूंगा नहीं, अदला बदली नहीं करना चाहता। माई वाइल्ड किन्समैन, मेरे इस विचित्र रिश्तेदार को, फॉर द मोस्ट एग्जैक्ट, यानी कि मैं नहीं चाहता कि वो मोस्ट एग्जैक्ट बने, रेगुलर बने, एंड एवरी
वे कंसिस्टेंट और हर एक तरीके से कंसिस्टेंट बने, ऐसा मैं नहीं चाहता। वो जैसा है वो वैसा ही रहे। लैम बड़ा प्यार से कह रहे हैं, इवन विद ऑल इज एडिशंस, ऑडिटीज, और चीज़ें भरी हुई हैं एंड कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, आई वुडेंट वॉन्ट हिम टू बी एनी डिफरेंस, बट मैं उसे बदलना नहीं चाहता। वह कहता है, मैं अपने इस विचित्र भाई को जरा भी नहीं बदलना चाहूँगा, मैं उसे किसी और नियमबंद पर नियर्स रिश्तेदार से नहीं बदलूँगा। यानी वह स्वीकार करता है कि जेम्स इलिया अजीब है, विरोधाभासी है, लेकिन दिल से सच्चा और प्यारा है। वाह! और इसी कारण वह इतना प्रिय है। अब लास्ट की लाइन है, इन नेक्स्ट माई रीडर, अगले लेख में मेरे पाठ को, जेम्स कह रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं, आई मे परहैप्स गिव यू सम अकाउंट ऑफ माई कज़न ब्रिगेड, कि अगले ऐसे के अंदर मैं आपको मेरी कज़न ब्रिगेड के बारे में बताऊंगा। इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी सरफिटेड, सरफिटेड होता है उगता ना गए हों, मतलब बोर ना हो गए हों। अगर आप बोर ना हो गए हों विद कजन्स, कजन्स के साथ में अगर बोरियत महसूस नहीं कर रहे हो, तो अगले ऐसे के अंदर मैं अपनी बहन के बारे में बताऊंगा। एंड टेक यू बाय द हैंड, और मैं आपको अपना हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा। इफ़ यू आर विलिंग टू विद, अगर आप हमारे साथ जाओगे, ऑन एन एक्सकर्जन, यात्रा, विच वी मेड ए समर और टू सिंस, जो हमने 1-2 साल पहले गर्मियों में की थी। यानी कि अगला जो मेरा ऐसे रहेगा उसके अंदर मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार मैं अपनी बहन के साथ एक टूर पर गया था पिछली 2 साल गर्मियों के अंदर, इन सर्च फॉर मोर कजन्स, और रिश्तेदारों की खोज में, थ्रू द ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लेजेंट हार्टफोर्डशायर, हरे भरे सुंदर हार्टफोर्डशायर के मैदानों के बीच में। तो अगला जो इनका ऐसे था उसका नाम भी यही था, ये आप हिंट आपको मिल रहा है। इसके बाद में इनको लाइनों को समराइज करते हैं। यहाँ पे एक वार्म एंडिंग दिख रही है, फाइनली लैम टर्न टू द रीडर विद द टेंडर मार्क चार्म, ही सेज दैट मे बी नेक्स्ट टाइम ही विल टेल अनदर कज़न, कि बताते हैं कि मैं आपको एक और कज़न के बारे में बताऊंगा अगले ऐसे के अंदर, ब्रिगेड इलिया के बारे में, बट ओनली इफ रीडर इजेंट ऑलरेडी टाइज ऑफ कजन्स, बट अगर आप कजन्स के टॉपिक से बोर नहीं हो गए हो तो बताऊंगा। वैसे इंटरेस्टिंग था इनका कज़न, क्योंकि जब अकेले पढ़ो तो और आपको अच्छा लगेगा। ही एंड विद चीयरफुली इन्वेंशंस, वो बड़े चीयरफुली इन्वेंशन के साथ में एंड करता है, कम विद अ समर ट्रिप दो द ग्रीन प्लेन्स ऑफ हार्टफोर्डशायर वेयर वी मीट मोर कजन्स, हम और कजन से आपको वहाँ पर मिलाएंगे, मेरे और भाइयों के बहनों की आपको बातें बताऊंगा। यह अंत सजीव, हास्यपूर्ण और आत्मीय है। पाठक को ऐसा लगता है मानो लैम्ब उसे सचमुच अपने साथ सैर पर ले जा रहा है। तो ये था अपना ऐसे हमने कंप्लीट किया। मेरे बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपको टीच करवा रहा है उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, शो ऑफ के लिए नहीं बट आपके लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ाने वाले ने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी, उसके पास कोई क्वालिटी है या फिर नहीं है। इसके साथ ही जो स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था, अब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। अगर आप चाहो तब आपको पता चल जाएगा कि चार्ल्स लैम्ब कौन है, आंटी क्या थी, जेम्स इलिया कौन था, ब्रिगेड इलिया कौन है, एलिजाबेथ इन्फेंट सिस्टर कौन थी। हिस्टोरिकल जैसे कि हमने सर थॉमस को देखा, थॉमस कैंपिस को देखा, स्टेफोने को देखा, राफेल, क्रासी, लुका, ये सारे नाम आए थे। चेंटियर, ईटन बॉयज़, रिचर्ड सेकंड की क्वीन, थॉमस कार्लसन, सिंथिया। जगहों की बात भी आई थी, एक्सेक्स स्ट्रीट की, हेडफोर्डशायर की, ये इंग्लैंड के अंदर एक ज़िला है, जॉन मरीज स्ट्रीट, क्रिस्टी, फिलिप, पॉल मॉल, ये सारे के सारे नाम वहाँ पर आए थे। तो भाई ठीक है, पूरे नेट 2 घंटे की वीडियो हो चुकी है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। एक छोटी सी उम्मीद आपसे करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक भी आएंगे और कमेंट भी आएंगे, बताओगे आप लोग कि भाई ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।